डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिजकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2311 से 2320 तक। रोशन सितारा और कमर, वाइट रिवर सिटी। जब सैफ अली और अन्नम वाइडलैंड के महफूज इलाके में पहुंच गए तो उसने रिटर्न स्क्रोल का इस्तेमाल किया और वापस वाइट रिवर सिटी टेलीपोर्ट हो गया। ताहम जब वो टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर निकला तो उसे एक लम्हे के लिए लगा कि वो किसी गलत जगह पर आ गया है। टेलीपोर्टेशन हॉल में मौजूद बहुत से खिलाड़ी पहले ही लेवल 90 तक पहुंच चुके थे और हुजूम में लेवल 91 के भी काफी खिलाड़ी मौजूद थे। ड्रैगन हार्ट आइलैंड के माहिरीन को भी अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए था। इसे अपने दर्जा 3 के प्रमोशन क्वेस्ट में मसरूफ हुए अभी सिर्फ चंद ही दिन हुए थे। क्या पलिनर पेसजेस के जिल्द खिलने के असरात इतने शदीद हैं? सैफ अली के जहन में उसकी वाहिद वजाहत पलिनर पेसजेस का खिलना ही आ सकती थी। पलिनर पेसजेस के फाल होने से न सिर्फ मरकजी बर्रे-आज़म पर नए खिलाड़ी आएंगे बल्कि इससे वसाइल की भी बहुतात हो जाएगी, बशमूल लिविलिंग के वसाइल। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान पलिनर पेसजेस के फाल होने ने मरकजी बर्रे-आज़म के खिलाड़ियों में लेवल बढ़ाने का एक जुनून पैदा कर दिया था, लेकिन यह इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। ताहम इस मामले पर मजीद गौर करने के बाद सैफ अली जानता था कि ऐसी सूरत हाल नामुमकिन नहीं थी। खुदाई कलमरों में इसकी मौजूदगी पहले ही एक नुमायां बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा कर चुकी थी और इस जिंदगी में खिलाड़ी माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से लेवल बढ़ा रहे थे। मेन स्ट्रीम खिलाड़ियों के लेवल 100 तक पहुंचने से पहले ही पलिनर पेसजेस के फाल होने से बढ़ते हुए वसाइल खिलाड़ियों पर ज्यादा असर डालेंगे। ग्राइंडिंग के लिए इतने बेहतरीन मकामात की दस्तयाबी के साथ ये फितरी बात थी कि खिलाड़ी पहले से ज्यादा तेजी से लेवल अप करेंगे। जैसे ही सैफ अली टेलीपोर्टेशन हॉल से बाहर निकलने वाला था, आजाद खिलाड़ियों की 100 रुकनी टीम इमारत में दाखिल हुई। टीम की आमद को देखकर हॉल में मौजूद बहुत से खिलाड़ियों की तवज्जो नए आने वालों की तरफ मबजूल हो गई और वो आपस में दबी आवाज में बातें करने लगे। जल्दी देखो, ये सिल्वर एरो है। वो यकीनन एक और लेवल 95 टीम डंजन पर छापा मारने जा रहे होंगे। मैं सोच रहा हूं कि हमारी एडवेंचर टीम इसके लिए कब तैयार होगी। तुम्हारी एडवेंचर टीम? ख्वाब देखना छोड़ दो। यहां तक कि ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के खिलाड़ियों ने अभी लेवल 95 टीम डंजन्स पर छापे मारना शुरू किए हैं। रोशन सितारा व कमर के खिलाड़ियों का तो जिक्र ही किया। मजीद बरा, सिल्वर एरो उन पहली एडवेंचर टीमों में से एक थी जिसने शेडोलेस एडवेंचर अलायंस में शमूलियत इख्तियार की थी और इसे शेडो एम्पायर एडवेंचर टीम से बहुत मदद मिली है। मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन शेडोलेस एडवेंचर अलायंस में शामिल होना बहुत मुश्किल है। मैंने सुना है कि पड़ोसी रियासतों की बहुत सी मशहूर एडवेंचर टीमों को मुस्तरद कर दिया गया है। ये दुरुस्त है। कामयाबी की शरह इंतहाई कम है, लेकिन जब तक कोई एडवेंचर टीम उसकी रुकन बन जाती है, इसकी काया पलट जाती है। न सिर्फ इसकी मजमूई ताकत में नुमाया इजाफा होता है, बल्कि फर्स्ट रेट गिल्ड्स और सुपर पावर्स के माहिरीन भी इससे उलझने की हिम्मत नहीं करेंगे। सिल्वर एरो एडवेंचर टीम के बारे में बात करने वाले मुख्तलिफ खिलाड़ी रश्क व हसद का शिकार थे। सिल्वर एरो के ज्यादातर अरकान पहले ही लेवल 92 तक पहुंच चुके थे, जहां तक सुपर पावर्स की मैन फोर्स के अरकान भी नहीं पहुंच पाए थे। अर्ध गिर्द के खिलाड़ी उस वक्त और भी ज्यादा हसद करने लगे जब उन्होंने सिल्वर एरो के अरकान का पहना हुआ सामान देखा। एडवेंचर टीम के हर रुकन के पास लेवल 90 के फाइन गोल्ड सामान का मुकम्मल सीट था। अगरचे बहुत से माहिर खिलाड़ी पलिनर पेसजेस की वजह से लेवल 90 आइस से ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने लेवल 90 के हथियार और सामान हासिल किया था। टॉप टियर अशिया तो दूर की बात है। लेवल 90 के फाइन गोल्ड सामान के मुकम्मल सीट के साथ खिलाड़ी लेवल 95 टीम डंजन्स पर छापा मारने के अहल हो जाते हैं। दीगर दुनियाओं के एडवेंचर अलायंसेस पहले ही इतनी तरक्की कर चुके हैं
सिल्वर एरो के अरकान को देखकर सैफ अली को एतराफ़ करना पड़ा कि वो थोड़ा हैरान था। माजी में मरकज़ी बर्र-ए-आज़म की मुख्तलिफ ताकतों की जानिब से इन दीगर दुनियाओं पर कई बार हमले की कोशिशों के बाद ही वहां की एडवेंचर टीमों ने एडवेंचर अलायंस बनाना शुरू किए थे। इन एडवेंचर अलायंसेस ने फिर मरकज़ी बर्र-ए-आज़म पर लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप्स पर कब्जे के लिए आज़ाद खिलाड़ियों पर भरोसा किया था, जिसके बाद मरकज़ी बर्र-ए-आज़म के बहुत से ताकतें ख़त्म होना शुरू हो गई थीं। सैफ अली ने कभी नहीं सोचा था कि बटरफ्लाई इफेक्ट इतना बड़ा होगा कि दीगर दुनियाओं की ताकतें खेल के इस मरहले पर ही एडवेंचर अलायंस बना लेंगी। इसके साथ ये दीगर दुनियाओं की ताकतें मरकज़ी बर्र-ए-आज़म की ताकतों के लिए इसकी पिछली जिंदगी के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएंगे। सिल्वर एरो की टीम की वजह से होने वाले हंगामे के बाद सैफ अली टेलीपोर्टेशन हॉल से तेजी से बाहर निकला और लाइब्रेरी की तरफ चल दिया। उसने सोचा था कि वो ज्यादातर खिलाड़ियों से बहुत आगे है क्योंकि वो लेवल 100 तक पहुंच चुका था और उसने अपना दर्जा 3 का प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल कर लिया था। इसके पास कोला और दीगर साथी भी थे जो पहले ही लेवल 95 और उससे आगे पहुंच चुके थे। उन्हें जल्द ही लेवल 100 तक पहुंच जाना चाहिए था। ताहम ऐसा लगता था कि उसकी वजह से पैदा होने वाला बटरफ्लाई इफेक्ट उसके लिए तबाहकुन साबित होगा। अगर वो माजी की मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तरह जल्द ही किसी न्यूट्रल मैप का लॉर्ड ना बन सका तो वो और जीरो विंग दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। आधे घंटे बाद सैफ अली व्हाइट रिवर सिटी की लाइब्रेरी की ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। उसने शीरी को स्टार मून हॉल के आखिरी सिरे पर अपने तख्त पर खामोशी से एक कदीम किताब पढ़ते हुए पाया। तुम वाकई लोगों को हैरान करना जानते हो। मैंने सोचा था कि तुम वहां कई महीनों तक फंसे रहोगे। शीरी ने किताब से नजरें हटाकर सैफ अली की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या तुम वाकई अपनी विरासत हासिल करने के लिए तैयार हो? तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। तुम्हारी कारकर्दगी तुम्हारे मुस्तकबिल पर बहुत असरअंदाज होगी। जी हां, मैं तैयार हूं, सैफ अली ने सर हिलाया। दर्जा 3 का प्रमोशन क्वेस्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। गुमशुदा विरासत को तलाश करना पहला हिस्सा था और इसे हासिल करना दूसरा हिस्सा प्रमोशन क्वेस्ट का सबसे अहम हिस्सा भी था, जिसमें इंसान अपने जिस्म के माना फ्रेमवर्क को तब्दील करता है। खुदाई कलमरों में एक अहम मोड़ के तौर पर जब खिलाड़ी दर्जा 3 पर पहुंचते हैं तो उनकी जिस्मानी साख्त और उनके जिस्म का माना फ्रेमवर्क तब्दील हो जाता है। यकीनन तमाम माना फ्रेमवर्क बराबर नहीं थे। उनकी ताकत में फर्क आम दर्जा 3 की क्लासों वाले खिलाड़ियों के दरमियान भी मौजूद होता है। खिलाड़ियों को मुख्तलिफ किस्म की विरासत मिलती है और मुख्तलिफ माना फ्रेमवर्क वाले खिलाड़ी ताकत के मुख्तलिफ दर्जों का मुजाहरा करते हैं। ताहम ये इख्तिलाफात खिलाड़ी की जिस्मानी साख्त में ज़ाहिर नहीं होंगे बल्कि दुनिया के कवानीन पर असर अंदाज होंगे। मिसाल के तौर पर दर्जा 2 के खिलाड़ी लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप्स में उन इलाकों के माहौल की वजह से सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा रह सकते हैं, चाहे वो वहां सिर्फ खड़े रहें और कुछ न करें। इसके बरक्स दर्जा 3 के खिलाड़ी अपने जिस्म के माना फ्रेमवर्क की वजह से लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप में तवील अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। खिलाड़ी का माना फ्रेमवर्क जितना मजबूत होगा, खराब माहौल में उनके जिंदा रहने की सलाहियत इतनी ही ज्यादा होगी। उनका माना फ्रेमवर्क उनके स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली की शरह पर भी बड़े पैमाने पर असर अंदाज होगा। यही वजह थी कि दर्जा 3 की क्लासों का खुदाई कलमरों में इतना बड़ा असर था। अगरचे सैफ अली ने पहले ही अपनी विरासत हासिल कर ली थी, लेकिन वो अभी खतरे से बाहर नहीं था। विरासत हासिल करने की इसकी सलाहियत कहीं ज्यादा अहम थी। सैफ अली ने माजी में सिर्फ दर्जा 3 की ब्रोंज लीगेसी मुकम्मल की थी और अगरचे ब्रोंज लीगेसी अपने हम असरों में बेहतरीन थी और उसने तकरीबन एक मुकम्मल माना बॉडी बना ली थी, लेकिन ये इसे दर्जा 4 के प्रमोशन क्वेस्ट से गुजारने के लिए काफी नहीं थी। आमतौर पर सिर्फ सिल्वर रैंक वाली माना बॉडी वाले खिलाड़ी ही उन सख्त माहौल में जिंदा रह सकते हैं जो दर्जा 4 के प्रमोशन क्वेस्ट के लिए मखसूस होते हैं। नतीजे के तौर पर वो अपनी पिछली जिंदगी में हमेशा इस क्वेस्ट को मुकम्मल करने से एक कदम दूर रहा था। यकीनन अगर इस वक्त उसके पास लेजेंडरी सामान का कोई टुकड़ा होता तो नताइज मुख्तलिफ होते। यहां तक कि फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी सामान का एक टुकड़ा भी नतीजे को नुमाया तौर पर बदल देता। बदकिस्मती से वो कभी भी उसे तलाश करने में कामयाब नहीं हो सका, इसलिए वो इस हद को उबूर नहीं कर सका था। ठीक है, ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारा वक्त महदूद है। अपनी बिसात से ज्यादा काम न करना, शीरी ने खबरदार किया। सैफ अली को अपने प्रमोशन क्वेस्ट के बकिया हिस्से को मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म देखकर
उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सैफ अली के दाएं हाथ की पुश्त पर तलवार का निशान जलने लगा और इसी वक्त इसके पूरे जिस्म पर उनगिनत इल्हामी निशानात नमूदार हुए जो आहिस्ता आहिस्ता एक देव हैकल 4 तहों वाले जादुई दायरे की शक्ल इख्तियार कर गए। इसके बाद माना बॉडी के नमूनों को जाहिर करने वाली 3 खिड़कियां उसके सामने नमूदार हुईं, जिनमें से हर एक पिछली से ज्यादा पेचीदा थी। सैफ अली जादुई दायरे और माना बॉडी के नमूनों को देखकर खुशी से निहाल हो गया। जादुई दायरे की तहों की तादाद जो माना बॉडी की तामीर करेगी, माना बॉडी के इस रैंक की नुमाइंदगी करती थी जो तख्लीक किया जा सकता था। 1 तह वाला जादुई दायरा ब्रोंज रैंक की नुमाइंदगी करता था, 2 तहों वाला जादुई दायरा सिल्वर रैंक की, और इसी तरह माना बॉडी के नमूने मुकम्मल माना बॉडी के मेयार की नुमाइंदगी करते थे। पहला नमूना बुनियादी मेयार की, दूसरा इंटरमीडिएट मेयार की और तीसरा एडवांस्ड मेयार की नुमाइंदगी करता था। ताहम जिस जादुई दायरे ने सैफ अली को अब घेर रखा था उसकी 4 तहें थीं। उसने पहले कभी माना बॉडी बनाने वाले 4 तहों वाले जादुई दायरे के बारे में नहीं सुना था। चैप्टर 2312 एडवांस्ड एपिक। जैसे ही शीरी ने जादुई दायरा मुकम्मल किया, सैफ अली के कानों में सिस्टम के नोटिफिकेशंस की एक सीरीज गूंजने लगी। सिस्टम आपको दर्जा 3 का प्रमोशन क्विस्ट मुकम्मल करने और ब्लेड सेनेट की विरासत हासिल करने पर मुबारकबाद। विरासत की तकमील की शरह 85%। एडवांस्ड एपिक लीगेसी मौसूल हुई। आपके पास अपनी माना बॉडी बनाने के लिए 4 घंटे हैं। सिस्टम दर्जा 3 का प्रमोशन क्विस्ट मुकम्मल करने वाले पहले खिलाड़ी बनने पर मुबारकबाद। आपको अपनी माना बॉडी बनाने के लिए 1 इजाफी घंटा दिया जाएगा। एपिक रैंक। सिस्टम के नोटिफिकेशन पढ़कर सैफ अली दंग रह गया। उसने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान जिस आला तरीन रैंक वाली माना बॉडी के बारे में सुना था वो सिर्फ गोल्ड रैंक थी, और हर 10,000 माहिरीन में से सिर्फ एक ने अपने दर्जा 3 के प्रमोशन क्विस्ट के दौरान गोल्ड रैंक वाली माना बॉडी हासिल की थी। ये माहिरीन लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप्स में पावर हाउस थे, इतने ताकतवर के मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए शदीद सरदर्द बन जाते थे। एक गोल्ड माना बॉडी न सिर्फ सख्त माहौल के लिए आला मुआफ़िकत फराहम करती थी, बल्कि ये खिलाड़ियों के स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली की शरह को भी गैर मामूली बुलंदियों तक ले जाती थी। खिलाड़ियों का स्टेमिना और इर्तिकाज अपने अर्द गिर्द की माना को जज्ब करके बहाल होता है। इलाके में माना की कसाफत के लिहाज से उनकी बहाली की शरह में 30% से 60% तक इजाफा हो जाता है। अपने स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली की शरह में इतनी नुमायां बेहतरी के साथ खिलाड़ियों को अब स्टेमिना के सामान पर इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा, और वो ऐसी अशा की जगह ऐसा सामान इस्तेमाल कर सकेंगे जो ज्यादा खाम ताकत फराहम करे। यही वजह थी कि गोल्ड माना बॉडी वाले खिलाड़ी आम माहिरीन से कहीं ज्यादा ताकतवर थे और लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप्स में आजादाना घूम सकते थे। यहां तक कि सुपर पावर्स के लिए भी इन खिलाड़ियों का शिकार करना काफी मुश्किल होता था। यही वजह थी कि जब आजाद खिलाड़ी दर्जा 3 पर पहुंचते थे तो उन पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स का असर नुमायां तौर पर कम हो जाता था, यहां तक कि टॉप एडवेंचर टीमें सुपर पावर्स का मुकाबला करना शुरू कर देती थीं। मुड नाइट टी पार्टी उसकी एक बेहतरीन मिसाल थी। लेवल 100 के बाद सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान मुड नाइट टी पार्टी में शामिल होना खिलाड़ियों के लिए इंतहाई मुश्किल था। एक बार जब एडवेंचर टीम के अरकान दर्जा 3 पर पहुंच जाते थे तो टीम में शामिल होने के लिए गोल्ड रैंक वाली माना बॉडी एक लाजमी शर्त बन जाती थी। यहां तक कि सुपर पावर्स भी लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप्स में गोल्ड माना बॉडी वाले माहिरीन के पूरे ग्रुप के खिलाफ बेबस थी। और सैफ अली ने तो एपिक माना बॉडी के बारे में सुना तक नहीं था। मजीद बरा, अब उसके पास अपनी माना बॉडी बनाने के लिए कल 5 घंटे थे। माजी में इसे अपनी ब्रोंज माना बॉडी बनाने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिला था और गोल्ड माना बॉडी वाले खिलाड़ियों को सिर्फ 2 घंटे दिए गए थे। माना बॉडी बनाने का अमल आम तौर पर हर जगह एक जैसा ही था। नतीजा इस बात पर मुनहसिर था कि कोई मुकर्ररा वक्त में कितना काम मुकम्मल कर सकता है, और किसी की पेशरफ्त इस बात पर मुनहसिर थी कि उन्होंने ट्रायल्स में कितना वक्त लगाया। तुम अब अपनी माना बॉडी की तामीर शुरू कर सकते हो। याद रखो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे। अगर तुम वक्त खत्म होने से पहले माना बॉडी मुकम्मल करने में नाकाम रहे तो जादुई दायरा तुम्हें दस्तयाब सबसे बुनियादी माना बॉडी दे देगा और तुम्हारी कोशिशें ज़ाय हो जाएंगी। शीरी ने सैफ अली को संजीदगी से याद दिलाया। समझ गया, उसने सर हिलाया। वो समझ रहा था कि यह मामला कितना अहम है। फौरी तौर पर सैफ अली ने अपने सामने मंडलाते हुए माना बॉडी के 3 नमूनों का बगौर मुआयना किया। दिखाई गई हर माना बॉडी पिछली से मुख्तलिफ और ज्यादा पेचीदा थी।
इन तीनों में से सादा तरीन भी माजी में हासिल की गई पैक ब्रोंस लीगेसी की माना बॉडी से कई गना ज्यादा पेचीदा थी। इन नमूनों में न सिर्फ जादुई दायरे शामिल थे, बल्कि इनमें इल्हामी निशानात और माना के बेहतर इस्तेमाल की भी जरूरत थी। कोई भी आम खिलाड़ी माना बॉडी के नमूनों की आंखें बंद करके नकल कर सकता है, लेकिन उनकी तकमील की शरह ज्यादा नहीं होगी। फितरी तौर पर तकमील की कम शरह किसी की जंगी ताकत को शदीद मुतासिर करेगी। एक खिलाड़ी की माना बॉडी मुस्तकबिल में उनके हुनर और मंत्रों पर उनके कंट्रोल को मुतासिर करेगी। नाकिस तौर पर बनाई गई माना बॉडी के नतीजे में माना की तरसील कम होगी। ये खिलाड़ियों की दर्जा 3 के हुनर और मंत्रों को 90% इससे ज्यादा तकमील की शरह के साथ इस्तेमाल करने की सलाहियत को महदूद कर देगा, क्योंकि खिलाड़ियों को अपने हुनर मंत्रों की ताकत बढ़ाने के लिए इस अमल के दौरान अपनी माना की फ़आल तौर पर रहनुमाई और कंट्रोल करना पड़ता है। यही वजह थी कि सैफ अली की पिछली जिंदगी में माहिरीन ने तकमील की कम शरह वाली ज्यादा पेचीदा माना बॉडी के बजाय तकमील की आला शरह को यकीनी बनाने के लिए कम पेचीदा माना बॉडी का इंतखाब करने को तरजीह दी थी। अगर खिलाड़ी एक मुकम्मल माना बॉडी बनाते हैं तो ये उनकी जंगी ताकत पर मनफी असर नहीं डालेगी, जो मुस्तकबिल में उनके दर्जा 4 के प्रोमोशन क्वेस्ट को चैलेंज करने में एक अहम मदद साबित होगी। सैफ अली ने इसे दिए गए माना बॉडी के 3 नमूनों का मुआयना करने में तकरीबन 10 मिनट गुजारे। अगरचे एडवांस्ड माना बॉडी इंतहाई पेचीदा है और इसमें माना का कसीर जहती इस्तेमाल भी शामिल है, लेकिन मेरे पास तजुर्बा करने के लिए 5 घंटे हैं। मुझे उसे एक बार आजमाना चाहिए। अपना फैसला करने के बाद सैफ अली ने एडवांस्ड माना बॉडी के नमूने पर तवज्जो मरकूज की और अपने अंदर मौजूद माना को कंट्रोल करना शुरू किया। इंटरमीडिएट माना बॉडी की माहौलियाती मुआफ़क़त और एडवांस्ड माना बॉडी के दरमियान शायद कोई बड़ा फ़र्क न हो, लेकिन दोनों इख्तियारात की बहाली की शरह और दिफा के दरमियान फ़र्क बहुत बड़ा था। फितरी तौर पर जब खिलाड़ी दर्जा 3 पर पहुंचते हैं और अपनी माना बॉडी हासिल करते हैं तो उनके दिफा में नुमायां तब्दीली आती है। दर्जा 2 के खिलाड़ी के तौर पर उनकी सख्ती का इससे मुकाबला भी नहीं किया जा सकता था। माना बॉडी के साथ हिफाजती माना की एक तह उनके ढांचे को ढांप लेगी, जिससे वो जिस्मानी चोटों का कम शिकार होंगे, जो आम हमलों से उनकी जंगी ताकत को कम कर सकती है। फितरी तौर पर माना बॉडी का रैंक जितना ऊंचा होगा, यह हिफाजती तह इतनी ही मजबूत होगी। ये खिलाड़ियों को जिस्मानी चोटों से बहुत तेजी से सेहतयाब होने में भी मदद देगी। वक्त तेजी से गुजर गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद सैफ अली ने आखिरकार अपनी पहली माना बॉडी की तामीर मुकम्मल कर ली। सैफ अली ने अपनी माना बॉडी मुकम्मल करते ही खुद को बहुत ज्यादा मजबूत महसूस किया। अब अर्द गिर्द की माना फ़आल तौर पर उसके अंदर बहने लगी, जिससे इसे ज़हनी तौर पर ताजगी का एहसास हुआ। सिस्टम माना बॉडी तैयार हो गई। तकमील की शरह 66%। क्या आप इस माना बॉडी को रखना चाहते हैं? मैं बमुश्किल पास हुआ। यकीनन एडवांस्ड माना बॉडी बनाना आसान नहीं है। सैफ अली ने तकमील की शरह पर एक तल्ख मुस्कराहट दी, लेकिन यह सोचना कि 66% तकमील की शरह के बावजूद ये माना बॉडी इतनी ताकतवर है, एक एपिक माना बॉडी वाकई हैरत अंगेज है। आमतौर पर 60% तकमील की शरह वाली माना बॉडी को सिर्फ पास समझा जाता था। अगर कोई मुकर्ररा वक्त में पास होने वाली तकमील की शरह हासिल करने में नाकाम रहता तो वो डिफ़ॉल्ट माना बॉडी के साथ फंस जाता। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ दर्जा 3 के हुनर और मंत्रों के साथ 90% तकमील की शरह हासिल करना अमली तौर पर नामुमकिन होगा। खिलाड़ियों को आमतौर पर 75% तकमील की शरह वाली माना बॉडी की ज़रूरत होती है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उनके हुनर और मंत्र मुतासिर न हो। माजी में सैफ अली ने अपनी ब्रॉन्ज माना बॉडी 95% तकमील की शरह के साथ बनाई थी। इस मेयार पर एक मिस्टीरियस आयरन हथियार की बराह रास्त ज़र्ब ने ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा खराश छोड़ा था, जिससे इसकी जंगी ताकत बमुश्किल मुतासिर हुई थी। ताहम इसे इस जिंदगी में अपनी माना बॉडी के साथ 95% तकमील की शरह हासिल करने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। एक एपिक माना बॉडी महज बहुत ज्यादा पेचीदा थी। इसका वाहिद मकसद 80% तकमील की शरह हासिल करना था, ताकि उसकी जंगी ताकत पर किसी भी मनफी असर से बचा जा सके। एपिक माना बॉडी के साथ 80% तकमील की शरह के बावजूद सिर्फ सीक्रेट सिल्वर हथियार और इससे बेहतर हथियार ही इसे जिस्मानी तौर पर जख्मी करने के काबिल होंगे। सैफ अली ने फिर अपनी दूसरी कोशिश शुरू की। पहली कोशिश के बाद उसने रफ्तार पर तवज्जो न देने का फैसला किया, बल्कि उसने बड़ी एहतियात बरती, आहिस्ता आहिस्ता माना बॉडी की तामीर की। आधे घंटे से ज्यादा वक्त के बाद सैफ अली ने 72% तकमील की शरह हासिल की, जो 75% की हद से थोड़ी कम थी।
सैफ अली ने अपनी तीसरी कोशिश के लिए पूरा 1 घंटा लगाया, लेकिन इसने सिर्फ 74% तकमील की शरह हासिल की। मुझसे क्या छूट रहा है? जब इसने दोबारा एडवांस्ड माना बॉडी के नमूने का मुआयना किया तो वो मायूस होने लगा। उसने पहले ही अपने मुकर्ररा वक्त का तकरीबन निस्फ हिस्सा गुजार दिया था, फिर भी इसने एक मुनासिब एडवांस्ड माना बॉडी तैयार नहीं की थी। अगर वो वक्त ज़ाय करता रहा तो उसके पास इंटरमीडिएट माना बॉडी की तामीर की कोशिश करने के लिए भी काफ़ी वक्त नहीं बचेगा। उसने हर कदम बड़ी दुरुस्तगी के साथ अंजाम दिया था, फिर भी इसने सिर्फ 74% तकमील की शरह हासिल की। अपनी पिछली जिंदगी के दौरान वो रिफाइनमेंट रिलिम के मयार के करीब भी नहीं था, फिर भी इसने अपनी माना बॉडी के साथ 95% तकमील की शरह हासिल कर ली थी। ताहम एक डोमेन रिलिम माहिर होने के बावजूद वो सिर्फ 74% तकमील की शरह तक पहुंच पाया था। ये नाकाबिल यकीन था। नहीं, ये ठीक नहीं है। सैफ अली अचानक अपनी सोचों से बाहर निकला। मेरी माना की हीरा फेरी इतनी बेहतर नहीं थी जितनी अब है। मैंने तब तामीर के कुछ अमल को नज़रअंदाज कर दिया था, फिर भी मैंने 95% तकमील की शरह हासिल कर ली थी। ये माना बॉडी का नमूना कहीं ज्यादा पेचीदा है, लेकिन मेरे मौजूदा मयार के साथ वही नताइज हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या कमाल हासिल करने की मेरी प्यास का उल्टा असर हो रहा है? यहां तक सोचने के बाद सैफ अली ने एक और कोशिश शुरू की। इस बार तामीराती अमल के तमाम पहलुओं को मुकम्मल करने की कोशिश करने के बजाय इसने कुछ हिस्सों पर तवज्जो मरकूज की, जबकि बाकी को सरसरी तौर पर छोड़ दिया। इस बार उसने आधे घंटे से भी कम वक्त में माना बॉडी मुकम्मल कर ली। जिस लम्हे इसने अपनी माना बॉडी मुकम्मल की, इसके 5 हवास में एक मियारी तब्दीली आई। महक माना के साथ इसकी वाबस्तगी आसमान को छूने लगी। सिस्टम माना बॉडी तैयार हो गई। तकमील की शरह 91%। क्या आप इस माना बॉडी को रखना चाहते हैं? चैप्टर 2313 प्रोटोटाइप डोमेन क्या मैं कामयाब हो गया? सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनकर सैफ अली एक लम्हे के लिए दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो 91% तकमील की शरह हासिल कर लेगा। एक एपिक माना बॉडी ब्रोंज रैंक वाले वर्जन से कई गुना ज्यादा पेचीदा थी, और सिल्वर माना बॉडी के साथ 90% हासिल करना भी इंतहाई मुश्किल था। खुदाई कलमरों में बहुत कम खिलाड़ी ऐसे थे जो गोल्ड माना बॉडी के साथ 90% तकमील की शरह हासिल करने के काबिल थे। जहां तक सैफ अली को याद था, माजी में गोल्ड माना बॉडी की सबसे ज्यादा तकमील की शरह हासिल करने वाली खिलाड़ी एलिस मगरिब की जादूगरनी थी। उसने 98% तकमील की शरह के साथ पैक गोल्ड माना बॉडी हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। यकीनन एलिस गैर मामूली तौर पर बासलाहियत थी, इसीलिए इसने इतनी ज्यादा तकमील की शरह हासिल की थी। माना पर उसका कंट्रोल महज खुदाई था। यहां तक कि तजुर्बाकार डोमेन रीलिंग माहिरीन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अपनी ताकतवर माना बॉडी की बदौलत वो दर्जा 6 की मिजगार्ड बनने के बाद भी खुदाई कलमरों के उरूज पर रही थी। माना बॉडी की तकमील की शरह जितनी ज्यादा होगी, माना बॉडी इतनी ही खौफनाक हद तक ताकतवर होगी, खास तौर पर आला रैंक वाली माना बॉडी के लिए। माना बॉडी शायद कोई बोनस बुनियादी औसाफ फराहम न करे, लेकिन ये स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली, दिफा और खुद से सेहतयाब होने की सलाहियतों में नुमाया इजाफा फराहम करती। 98% तकमील की शरह वाली गोल्ड माना बॉडी खिलाड़ियों के अपनी माना पर कंट्रोल को भी मजबूत बना सकती है, जिससे वो अपने हुनर और मंत्रों के साथ ज्यादा ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं। इसकी वजह से दर्जा 3 पर पहुंचने के बाद एलिस में एक मियारी तब्दीली आई थी। माना पर इसका कंट्रोल पहले ही मुतासिर कुन था, और अपनी माना बॉडी से हासिल होने वाले फवाइद के बाद वो अमली तौर पर अपने तमाम दर्जा 3 के मंत्रों के साथ 100% तकमील की शरह हासिल करने के काबिल हो गई थी। ज्यादातर चोटी के माहिरीन सख्त तरबियत के बाद अपने दर्जा 3 के मंत्रों के साथ सिर्फ 90% तकमील की शरह बरकरार रखने के काबिल थे, फिर भी एलिस बहुत ही कम वक्त में 100% तक पहुंचने में कामयाब रही। दर्जा 3 के मंत्र के साथ 90% तकमील की शरह तक पहुंचने के बाद हर इजाफी फीसद मंत्र की ताकत में नुमाया इजाफा करेगा। 100% तकमील की शरह पर एक खिलाड़ी का दर्जा 3 का मंत्र उन मंत्रों का मुकाबला भी कर सकता है जो दर्जा 3 के हीरोज इस्तेमाल करते हैं। ये तसव्वुर करना आसान था कि ये मंत्र खिलाड़ियों के खिलाफ कितने तबाहकुन होंगे। अगरचे सैफ अली ने 98% तकमील की शरह हासिल नहीं की थी, लेकिन 91% हासिल करना इसकी तवक्कुआत से बढ़कर था। मैं इसे रखूंगा। अपनी हैरत से बाहर निकलते हुए सैफ अली ने फौरी तौर पर अपनी मौजूदा माना बॉडी रखने का इंतखाब किया।
माना बॉडी बनाते वक्त सेव का कोई ऑप्शन नहीं था। अगर खिलाड़ी तामीर की कोशिश छोड़ देते तो उन्हें दोबारा शुरू करना पड़ता। लिहाजा माना बॉडी बनाते वक्त खिलाड़ियों के जहन में एक वाज़ेह हदफ होना चाहिए। एक बार जब वो इस हदफ तक पहुंच जाएं, तो माना बॉडी को कबूल करना और मजीद कोशिशों से बचना दानिशमंदी होगी। अगर कोई बेहतर नतीजे की तलाश जारी रखता है तो आखिरकार उसका वक्त खत्म हो जाएगा और वो सब कुछ खो देगा। सैफ अली ने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत से खिलाड़ियों को यह गलती करते देखा था। कमाल की लामुतनाही तलाश ही वो वजह थी कि बहुत से माहिर खिलाड़ी अपने अकाउंट्स डिलीट करने और दोबारा शुरू करने पर मजबूर हो गए थे। अगरचे खिलाड़ी नया अकाउंट शुरू करके एक मजबूत बुनियाद रख सकते थे, लेकिन वो बहुत से मौके से भी महरूम हो जाते। दूसरों ने पहले ही निचले दर्जे के नक्शों को तलाश कर लिया होता, जिससे नए खिलाड़ियों के लिए बहुत कम बचता। नया अकाउंट शुरू करते वक्त खिलाड़ियों के इतने ताकतवर होने की जमानत नहीं थी जितने वो अपने पुराने अकाउंट के साथ थे। अगरचे सैफ अली के 91% तकमील की शरह हासिल करने की एक वजह दुरुस्त सोच का दरियाफ्त करना था, लेकिन किस्मत का इसमें बड़ा हाथ था। इसे इन नताइज को दोहराने का यकीन नहीं था, और अगर उसने कोशिश की और 89% तकमील की शरह हासिल की तो वो सिर्फ रोएगा। 89% तकमील की शरह वाली माना बॉडी और 90% वाली माना बॉडी के दरमियान बहुत बड़ा फर्क था। 75% इससे ज्यादा तकमील की शरह वाली माना बॉडी खिलाड़ियों पर मनफी असर नहीं डालेगी, और 85% से 89% तकमील की शरह वाले खिलाड़ियों को उनके दिफा और स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली में नुमाया इजाफा मिलेगा। ताहम 90% से 94% तकमील की शरह वाली माना बॉडी को टॉप ग्रेड समझा जाता था, और मज़कूरा तमाम बोनसेस अपनी इंतहा पर होंगे। अगर उसके पास 95% इससे ज्यादा तकमील की शरह हासिल करने का ज्यादा इम्कान होता तो एक और कोशिश खतरे के काबिल हो सकती थी। बहरहाल 93% 94% तकमील की शरह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ताहम अगर उसने 90% से कम तकमील की शरह हासिल की तो वो बर्बाद हो जाएगा। सैफ अली के माना बॉडी कबूल करने के बाद इसके गिर्द जादुई दायरा एक अंधी कर देने वाली रोशनी के साथ चमका, और माना की एक हौलनाक मिकदार तेजी से जमा हुई और इसके अंदर बहने लगी। जैसे ही माना के सैलाब ने इसे भर दिया, सैफ अली को ऐसा लगा जैसे इसके जिस्म को आग लगा दी गई हो। जलन का एहसास उसकी पैक ब्रॉन्स माना बॉडी के मुकाबले में कहीं ज्यादा शदीद था। लेकिन जैसे ही उसकी एडवांस्ड एपिक माना बॉडी शक्ल इख्तियार करने लगी, सैफ अली का अपने अर्द गिर्द की दुनिया का इदराक तेज तर हो गया। 6 सेकंड के बाद सैफ अली के पूरे जिस्म पर जादुई सर्किट्स नमूदार होने लगे और महत्माना मुसलसल उसके अंदर जमा होने लगी। अगरचे जादुई सर्किट्स 2 सेकंड बाद गायब हो गए, लेकिन माना का उसके अंदर बहाव नहीं रुका। सिस्टम मुबारक हो, अब दर्जा 3 के ब्लेड सेनेट बन गए हैं और अपने एडवांस्ड एपिक माना बॉडी हासिल कर ली है। तमाम बुनियादी औसाफ 400, तमाम मुजाहमत 80, हमले की ताकत और हमले की रफ्तार में 30% इजाफा, तमाम बुनियादी औसाफ में 60% इजाफा, और जिस्मानी सख्त में 70% इजाफा। इनाम के तौर पर 80 लीगेसी सकल पॉइंट्स दिए गए। आखिरकार मुझे मेरा जिस्म वापस मिल गया। सैफ अली नई तब्दीलियों को महसूस करते हुए खुशी से निहाल हो गया। दर्जा 3 उसने अपनी पिछली जिंदगी के दौरान तकरीबन एक दहाई दर्जा 3 के खिलाड़ी के तौर पर गुजारी थी, इसलिए वो इस दर्जे से सबसे ज्यादा वाकिफ था। अब जबकि वो अपने उरूज पर वापस आ गया था, वो आखिरकार अपनी हकीकी जंगी ताकत का मुजाहिरा कर सकता था। जब सैफ अली जानी पहचानी ताकत का लुत्फ उठा रहा था, उसने महसूस किया कि इसका इदराक पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज हो गया है। वो हुआ में माना के बहाव को भी महसूस कर सकता था। एक प्रोटोटाइप डोमेन, इस एहसास ने सैफ अली को हैरान कर दिया। क्या ये एडवांस्ड एपिक माना बॉडी की सलाहियत है? पहले वो अपने 5 हवास पर भरोसा करते हुए सिर्फ 30 गज के दायरे में ऐसी तफसीलात महसूस करने के काबिल था। अब ताहम उसका इदराक 50 गज दूर तक फैल गया था। मजीद बरा उसने 50 गज के दायरे में खुद को एक मुतलक हुक्मरान की तरह महसूस किया। यकीनन इसका हकीकत में इस इलाके पर कंट्रोल नहीं था, उसका महत्माना पर सिर्फ इब्तिदाई कंट्रोल था। इसके बावजूद ये एक प्रोटोटाइप डोमेन था। एक डोमेन किसी मखसूस इलाके में माना को कंट्रोल करने के उसूल पर काम करता है ताकि एक छोटी सी दुनिया बनाई जा सके जो खिलाड़ी के हक में हो। अगरचे वो प्रोटोटाइप डोमेन के साथ अपने दुश्मनों को दबा नहीं सकता था, लेकिन वो महत्माना में हीरा फेरी कर सकता था, और जहां इसके दुश्मन खड़े थे वहां माना की कसाफत को कम कर सकता था।
कम कसाफत खिलाड़ियों के बुनियादी औसाफ को मुतासिर नहीं करेगी, लेकिन ये जंग में उनके इर्तिकाज पर असर अंदाज होगी। ऐसी सलाहियत इसे लड़ाई में यकीनी तौर पर बरतरी दिलाएगी। मजीद बरा, वो महसूस कर सकता था कि उसकी नई माना बॉडी की वजह से इसके स्टेमिना और इर्तिकाज की बहाली की शरह में कम अज कम 70% बेहतरी आई है। वो इतना सख्त भी हो गया था कि सीक्रेट सिल्वर हथियार से किए गए भरपूर हमले भी इसे आसानी से जख्मी नहीं कर सकते थे। दूसरे लफ्जों में, अगर सीक्रेट सिल्वर हथियार रखने वाला कोई खिलाड़ी उसके जिस्म के गैर महफूज हिस्सों पर वार करता है तो उनका नुकसान कम से कम मुमकिना हद तक कम हो जाएगा, जैसे उन्होंने किसी बख्तर पर वार किया हो। अब जबकि इसने अपनी माना बॉडी हासिल कर ली थी, सैफ अली ने नए हुनर चेक करने के लिए अपना लीगेसी सकल मेनू खोला। वहां 20 से ज्यादा दर्जा 3 के हुनर दस्तयाब थे और उनमें से हर एक को सीखने के लिए कम अज कम 20 लीगेसी सकल पॉइंट्स की जरूरत थी। कुछ ज्यादा ताकतवर हुनर के लिए तो 50 पॉइंट्स की जरूरत थी। वो खिलाड़ी जो गैर रिवायती जराए से लीगेसी सकल पॉइंट्स जमा करने में नाकाम रहे थे, वो दर्जा 3 पर पहुंचने के बाद सिर्फ 2 दर्जा 3 के हुनर सीखने पर ही खुद को खुशकिस्मत समझेंगे। खुशकिस्मती से सैफ अली के साथ ऐसा नहीं था। इन पॉइंट्स के साथ जो उसने अब तक बचाए थे और वो पॉइंट्स जो उसे अभी मिले थे, इसके पास खर्च करने के लिए तकरीबन 100 लीगेसी सकल पॉइंट्स थे। सैफ अली ने फौरी तौर पर ब्लेड लिबरेशन और ब्लेड ओएकनन को दर्जा 3 पर अपग्रेड करने के लिए 40 लीगेसी सकल पॉइंट्स खर्च किए। इसके बाद इसने वाइड स्लैश सीखने के लिए मजीद 50 पॉइंट्स खर्च किए, जो कि दर्जा 3 का ब्लेड सेनेट सीखने वाला सबसे ताकतवर हुनर था। वाइड स्लैश जरूरत तलवार दर्जा 3 6 वार करने के लिए खला की ताकत का इस्तेमाल करें। हर वार सारिफ की ताकत का 150% रखता है और 200% इल्हामी नुकसान पहुंचाता है। सारिफ उन 6 वारों में से किसी भी मकाम पर मुंतकिल हो सकता है। कूल डाउन 8 सेकंड। दर्जा 3 के हुनर न सिर्फ दर्जा 2 के हुनर से ज्यादा खाम ताकत रखते थे, बल्कि वो आला दर्जे के राकेशों को जख्मी करने के भी ज्यादा अहल थे। ताहम दर्जा 3 के हुनर का कूल डाउन बहुत तवील होता था। वाइड स्लैश जैसे बेपना ताकत और मुख्तसर कूल डाउन वाले हुनर गैर मामूली तौर पर नायाब थे। आमतौर पर खिलाड़ी कई दर्जा 3 के हुनर सीखने और तवील कूल डाउन की तलाफी के लिए उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। ताहम सिर्फ वाइड स्लैश के साथ सैफ अली दर्जा 3 के खिलाड़ी की तकरीबन मुकम्मल मुमकिना DPS का मुजाहरा कर सकता था। अब जबकि मैं दर्जा 3 पर पहुंच गया हूं, वक्त आ गया है कि मैं सबको लेवल 100 के न्यूट्रल मैप की तरफ ले जाऊं। अपनी नई ताकत के साथ सैफ अली को यकीन था कि वो अन्नम और काइट की मदद के बगैर भी लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड को खत्म कर सकता है। चैप्टर 2314 दर्जा 3 का पावर हाउस। जब सैफ अली लाइब्रेरी से निकला तो उसने एडवेंचरर्स एसोसिएशन की तरफ कदम बढ़ाए। अगरचे अब वो बाज़ाब्ता तौर पर दर्जा 3 का खिलाड़ी था, लेकिन इसे मुनासिब सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए एडवेंचरर्स एसोसिएशन में अपनी कामयाबी दर्ज कराने की जरूरत थी। एडवेंचरर्स एसोसिएशन में दर्जा 3 की सर्टिफिकेशन हासिल करना बहुत अहम था। इससे न सिर्फ खिलाड़ियों को अपने दर्जे के मुताबिक आला दर्जे के क्वेस्ट कबूल करने की इजाज़त मिलेगी, बल्कि उन्हें खुदाई कलमरों में हकीकी पावर हाउस के तौर पर भी तस्लीम किया जाएगा। इसके बाद वो न्यूट्रल मैप्स में मोनारक बासिस पर छापा मारने और इस इलाके का हुक्मरान बनने के अहल हो जाएंगे। यही वजह थी कि माजी में मुख्तलिफ ताकतें अपने अरकान को दर्जा 3 तक पहुंचाने के लिए इतनी बेचैन थीं। दर्जा 3 का मोड़ सिर्फ माहिरीन को एक दूसरे से अलग नहीं करता था, ये इस बात का भी तयन करता था कि आया कोई खुदाई कलमरों में हकीकी ओवरलॉर्ड बनने का अहल है या नहीं। बहरहाल खुदाई कलमरों में बालादस्ती के लिए मुख्तलिफ ताकतों का असल मैदान जंग लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप्स में था। शुरू में सैफ अली ने लेवल 100 के न्यूट्रल मैप में एक गिल्ड टाउन कायम करने और आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाजी से लॉर्डशिप की तरफ बढ़ने का मंसूबा बनाया था, लेकिन अब जबकि प्लिनर पेसेजेस खुल चुके थे और एडवेंचर अलायंसेस इसकी तवक्को से पहले बन चुके थे, इसे एक ज्यादा मुअस्सर मंसूबे की जरूरत थी। प्लिनर पेसेजेस के फाल होने ने न सिर्फ आज़ाद खिलाड़ियों के लेवल बढ़ाने की रफ्तार को तेज किया था, उसने मुख्तलिफ ताकतों के लिए भी ऐसा ही किया था। अब इसके पास लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप्स को फतह करने के लिए इतना वक्त नहीं था। जीरो विंग मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तरह नहीं था। इसके पास इतनी अफरादी कुव्वत और वसाइल की कमी थी कि वो लेवल 100 के न्यूट्रल मैप्स में इतनी जल्दी अपनी बुनियादें मजबूत कर सके जितनी जल्दी सुपर पावर्स कर सकती थी। मजीद बरा
जीरो विंग मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तरह ज्यादा इलाके हासिल करने के काबिल नहीं होगा। लेवल 100 के न्यूट्रल मैप में गिल्ड टाउन कायम करने के लिए हुक्मरान ताकत को तवील अरसे तक इस मैप में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को तैनात करने की जरूरत होगी। लेवल 100 के न्यूट्रल मैप्स रियासतों और सल्तनतों से बहुत दूर थे, जिन्हें आज़ाद जोन समझा जाता था, जो किसी भी रियासत या सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ से बाहर थे। इसके अलावा एनपीसीज न्यूट्रल मैप्स के सख्त माहौल की वजह से उन गिल्ड टाउन्स का दौरा करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। नतीजे के तौर पर बहुत कम एनपीसीज सिपाहियों के तौर पर दरखास्त देंगे और जो देंगे वो भारी तनख्वाहों का मुतालबा करेंगे। लिहाजा रियासतों, सल्तनतों और निचले दर्जे के न्यूट्रल मैप्स के गिल्ड टाउन्स के बरक्स खिलाड़ियों को लेवल 100 के न्यूट्रल मैप्स में अपने गिल्ड टाउन के ज्यादातर दिफाई मामलात खुद संभालने पड़ते थे। यही वजह थी कि वो गिल्ड्स जो लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप्स में कदम जमाना चाहती थी, उन्हें अपने कस्बों को जल्द अज जल्द गिल्ड सिटीज में अपग्रेड करने की जरूरत थी। वो सिर्फ एक गिल्ड सिटी के साथ ही इस मैप पर अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम कर सकेंगे। बहरहाल गिल्ड्स को न सिर्फ राकेशों के हमलों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें दुश्मन ताकतों से भी निपटना पड़ेगा। हुक्मरानी कायम करना पहले ही गिल्ड्स के लिए एक शदीद चैलेंज था, और यह खास तौर पर जीरो विंग के लिए मुश्किल होगा, जिसमें कुछ बुनियादी पहलुओं की कमी थी। वाहिद हल जो सैफ अली सोच सकता था वो लॉर्ड बनना था। एक लॉर्ड के तौर पर खिलाड़ियों को इस इलाके पर मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा जिस पर वो कंट्रोल करते हैं, और वो मुख्तलिफ न्यूट्रल नस्ल के एनपीसीज को भर्ती करने के काबिल होंगे। एक लॉर्ड अपनी नाइट डिवीजन भी कायम कर सकता है। वो एनपीसीज जिन्हें खिलाड़ी नाइट डिवीजन के लिए भर्ती कर सकते थे, वो इन एनपीसी सिपाहियों से मुख्तलिफ थे जिन्हें गिल्ड टाउन की हिफाजत के लिए किराए पर लिया जा सकता था। वो पर्सनल गार्ड से ज्यादा मुशाबहत रखते थे, और खिलाड़ी उन नाइट्स को मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों से भर्ती कर सकते थे और उनकी परवरिश इसी तरह कर सकते थे जैसे वो पर्सनल गार्ड्स की करते थे। एक बार जब कोई खिलाड़ी किसी जमीन का लॉर्ड बन जाता तो वो 5000 तक नाइट्स भर्ती कर सकता था। अगरचे ये तादाद ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन ये नाइट्स बाकायदा एनपीसीज थे और गिल्ड के इलाकों के दिफा में बेहद मददगार साबित होंगे। जब सैफ अली एडवेंचरर्स एसोसिएशन की तरफ जा रहा था, उसने कालू भाई को फोन किया। कालू भाई, नॉर्दर्न फोर्ट्रेस में मामलात कैसे चल रहे हैं? सैफ अली ने पूछा। उसने अपना प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने में काफी वक्त गुजारा था। अगरचे इसने कालू भाई और दीगर लोगों से कहा था कि जब तक कोई अहम बात ना हो इससे राब्ता ना करें, और इसे कोई कॉल मौसूल नहीं हुई थी, लेकिन वो ये मानने से इनकारी था कि ड्रैगन हार्ट आइलैंड की मुख्तलिफ सुपर पावर्स खामोशी से बैठी तमाशा देख रही होंगी, जबकि जीरो विंग अपनी नई सोने की कान से भारी मुनाफा कमा रहा था। कले में खिलाड़ियों की तादाद पहले ही 15 लाख तक पहुंच चुकी है, और हम रोजाना तकरीबन 14,000 इनशनेट गोल्ड कमा रहे हैं। ड्रैगन हार्ट आइलैंड की मुख्तलिफ ताकतें हसद से मरी जा रही हैं, खास तौर पर वॉर बिल्ड। नॉर्दर्न फोर्ट्रेस के फवाइद की वजह से तकरीबन कोई भी वॉर बिल्ड के रॉक नेस्ट फोर्ट्रेस का दौरा नहीं कर रहा है। बिल्ड उत गालिबन इस वक्त अपना दिमाग खो रहा होगा, कालू भाई ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा अब की हिदायत के मुताबिक मैंने चंद दिन पहले वर्ल्ड टावर के करीब जमीन का एक प्लाट खरीदा था, और मैंने ड्रैगन हार्ट सिटी के अंदरूनी इलाके में एक गिल्ड रेजिडेंस खरीदा है, ताकि हमारे गिल्ड का शहर में एक आर्जी कयामगाह हो। ये सुनकर के कालू भाई ने पिछले चंद दिनों में कितना कुछ खरीदा है, सैफ अली ने अफसोस के साथ आह भरी। उसने अपनी पिछली जिंदगी में चंद हजार इनशनेट गोल्ड को एक फलक बोस रकम समझा था, लेकिन अब वो सिर्फ नॉर्दर्न फोर्ट्रेस से ही रोजाना 14,000 इनशनेट गोल्ड कमा रहा था। यही वजह थी कि माजी में मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने ग्रेविटी माउंटेन रेंज के कलों पर कब्जा करने के लिए इतनी सख्त लड़ाई लड़ी थी। ताहम पलिनर पेसजुस के खिलने की वजह से ड्रैगन हार्ट आइलैंड की ताकतें तेजी से तरक्की कर रही हैं। अब काफी सुपर पावर्स के पास अपने समाल फोर्ट्रेसेस हैं, और मुझे मिलने वाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वॉर बिल्ड, स्टार लिंक और 13 थरूना सदरन टावर मीडियम फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कालू भाई ने फिक्रमंदी से कहा। अगर वो कामयाब हो गए तो हमें गालिबन नॉर्दर्न फोर्ट्रेस की आमदनी में नुमायां कमी देखने को मिलेगी। ये यकीनी तौर पर ड्रैगन हार्ट सिटी में हमारी तरक्की के लिए फायदामंद नहीं होगा। हम कुछ और कलों पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? गिल्ड लीडर जीरो विंग के पास अब ग्रेविटी माउंटेन रेंज में काफी अफरादी कुव्वत मौजूद थी। अनमोल शहजादी के मातहतों की नॉर्दर्न फोर्ट्रेस की हिफाजत के साथ उनके पास दूसरे कलों पर कब्जा करने के लिए काफी ताकत थी। ग्रेविटी माउंटेन रेंज में सिर्फ चंद कले थे। अगर वो कुछ और कलों पर कब्जा कर लेते
तो वो अपने मुनाफा का 70% से 80% बरकरार रखने के काबिल होते, चाहे नॉर्दर्न फोर्ट्रेस की आमदनी कम ही क्यों ना हो जाए। दूसरी ताकतों को कलों के लिए लड़ने दो। हमें सिर्फ नॉर्दर्न फोर्ट्रेस की जरूरत है, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा मैन फोर्स के तमाम अरकान को व्हाइट रिवर सिटी में जमा होने की इत्तला दो। हम लेवल 100 के न्यूट्रल मैप की तरफ जा रहे हैं। हमें उस वक्त वाकई वहीं होने की जरूरत है। ग्रेविटी माउंटेन रेंज इस वक्त खिलाड़ियों के लिए लेवल और वसाइल के लिए ग्राइंडिंग करने के लिए एक बेहतरीन जगह थी, लेकिन ये खिलाड़ियों को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने में मदद नहीं दे सकती थी। लेवल 100 का न्यूट्रल मैप, सैफ अली का मंसूबा सुनकर कालू भाई की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैं उन्हें फौरन मतला करता हूं। ग्रेविटी माउंटेन रेंज में वाफिर वसाइल थे, लेकिन गैर दरियाफ्त शुदा लेवल 100 के न्यूट्रल मैप्स के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं था। मजीद बरा, जीरो विंग की मैन फोर्स के अरकान को अपने लेवल्स पर ग्रेविटी माउंटेन रेंज में ग्राइंडिंग करने के बजाय लेवल 100 के न्यूट्रल मैप्स में ग्राइंडिंग करने से ज्यादा फायदा होगा। काल खत्म करने के बाद कालू भाई ने जीरो विंग की मैन फोर्स के अरकान को इकट्ठा करना और व्हाइट रिवर सिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। दरी असना, सैफ अली एडवेंचरर्स एसोसिएशन पहुंच गया। एडवेंचरर्स एसोसिएशन इस वक्त काफी पुररौनक थी, जहां शहर के ऑक्शन हाउस की तरह ही बहुत से खिलाड़ी मौजूद थे। व्हाइट रिवर सिटी की तरक्की के बाद सिर्फ ऑक्शन हाउस ही वो तामीर नहीं थी जिसमें तब्दीली आई थी। एडवेंचरर्स एसोसिएशन भी इसी तरह एक कायापलट से गुजरी थी और अब वहां बहुत ज्यादा एनपीसीज मौजूद थे जो क्वेस्ट देने के लिए आते थे। इनमें से कुछ क्वेस्ट हाई लेवल न्यूट्रल मैप्स और रियासत की सरहदों तक स्काउट क्वेस्ट शामिल थे। अगर कोई खुशकिस्मत होता तो उसे न्यूट्रल मैप्स में राकेशों को मारने के लिए क्रोसेड क्वेस्ट भी मिल सकते थे। सामान और पैसा दोनों कमाने के मौका की दस्तयाबी के साथ एडवेंचरर्स एसोसिएशन बहुत से आजाद खिलाड़ियों का मरकज बन गई थी। जैसे ही सैफ अली पहली मंजिल के हाल में दाखिल हुआ, इसका इस्तकबाल लेवल 90 से ऊपर के खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद ने किया। अब शाही दारुल हुकूमतों की एडवेंचरर्स एसोसिएशंस भी व्हाइट रिवर सिटी की एसोसिएशन की खुशहाली का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। हुजूम में से रास्ता बनाते हुए सैफ अली तेजी से दूसरी मंजिल के हाल में पहुंचा और दर्जा 3 के अलिफाडुंचरर के तौर पर अपनी सर्टिफिकेशन के लिए दरखास्त दी। वीआईपी रिसेप्शन रूम में ये अमल मुकम्मल करने के बाद एडवेंचरर्स एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता तौर पर सैफ अली को दर्जा 3 के पावर हाउस के तौर पर तस्लीम कर लिया। लॉर्ड बरोन्स लीगैसी, क्या मैं आज आपकी किसी और तरह से मदद कर सकती हूं? इसका इस्तकबाल करने वाली एल्विन खातून ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के लिए मोनार्क क्रोसेड क्वेस्ट देखना चाहता हूं, सैफ अली ने ऐलान किया। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट रोशन सितारा व कमर के करीब तरीन लेवल 100 का न्यूट्रल मैप था और ये उन चंद लेवल 100 मैप्स में से एक था जहां का माहौल निस्बतन आरामदेह था। माजी में लेवल 100 तक पहुंचने के बाद दर्जा 2 के बहुत से खिलाड़ियों ने कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में ग्राइंडिंग की थी, बशमूल खुद सैफ अली के। ताहम जब तक वो दर्जा 3 तक पहुंचा था, मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने मैप के 6 इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब जबकि वो खेल में पहला दर्जा 3 का खिलाड़ी था, वो इस मौका को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। चैप्टर 2315 आइस ड्रैगन हीथवी। सैफ अली की दरखास्त के बाद एल्विन एडमिनिस्ट्रेटर ने एडवेंचरर्स एसोसिएशन के रेफरेंस रूम का एक तेज चक्कर लगाया और 7 चर्मी तोमारों के साथ वापस आई। लॉर्ड ब्रोन्स लीगैसी, ये रहे वो क्रोसेड क्वेस्ट जिनकी अपने दरखास्त की थी। यहां कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के तमाम 7 मोनारिक्स के बारे में मालूमात मौजूद हैं, एल्विन एडमिनिस्ट्रेटर ने मेज पर तुमार रखते हुए कहा। 7 मोनारिक्स? सैफ अली उन 7 कदीम तोमारों को देखकर थोड़ा हैरान हुआ। खुदाई कलमरों में सिर्फ एक मोनारक एक इलाके का इंतजाम संभालता था और जहां तक वो जानता था, कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट सिर्फ 6 इलाकों पर मुश्तमिल था। उसका मतलब था कि वहां सिर्फ 6 मोनारिक्स होने चाहिए थे। उसने कभी 7वें के बारे में नहीं सुना था। मेरे आका, मुझे आपको याद दिलाना है कि अब सिर्फ एक क्रोसेड क्वेस्ट कबूल कर सकते हैं। चाहे अब कामयाब हों या नाकाम, अब 10 दिन के बाद ही दूसरा क्रोसेड क्वेस्ट कबूल कर सकते हैं। ट्रांसफर स्टोन्स बनाने के लिए दरकार मवाद भी काफी महंगा है। बरा करम, समझदारी से इंतखाब करें, एल्विन एडमिनिस्ट्रेटर ने वजाहत की। सैफ अली ये सब पहले ही जानता था और खामोशी से सर हिलाते हुए उसने तोमारों का मुआयना करना शुरू कर दिया। वो जानना चाहता था कि क्या उसकी पिछली जिंदगी के दौरान हासिल की गई मालूमात में कोई तब्दीली आई है।
अगर उसके दोबारा जन्म लेने की वजह से कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के मोनारिक्स में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई होती तो उसके मंसूबे अचानक खत्म हो जाते। एक मोनारक कोई आम फील्ड बॉस नहीं था। वो शायद लेवल 100 से ऊपर के वर्ल्ड बॉसेस जितने ताकतवर ना हों, लेकिन उन्हें सुपीरियर मिथक राकुशस समझा जाता था। वो दर्जा 3 के खिलाड़ियों को इतनी ही आसानी से मार सकते थे जितना कि च्यूंटी को कुचलना। इसी लेवल की दर्जा 3 की 100 रुकनी टीम के साथ ऐसे बास पर छापा मारने की कोशिश करना बेसूद होगा। खिलाड़ियों को मोनारक पर छापा मारने के लिए खास जराए पर इन्हिसार करने की जरूरत थी। 10 मिनट तक मालूमात का जायजा लेने के बाद सैफ अली ने सुकून का सांस लिया। शक्र है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे याद था। सिर्फ एक फर्क इजाफी मोनारक का है। लेकिन जैसे ही इसने आह भरी, इसकी नजरें इजाफी मोनारक की मालूमात पर जिम गईं। 7वां मोनारक अफसानवी ड्रैगन नस्ल का हिस्सा था, आइस ड्रैगन हीथवीट। दरीं असना, जिस इलाके पर हीथवीट की हुक्मरानी थी वो कोल्ड स्प्रिंग कीनैन था, जो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के मरकजी इलाके में वाक़ था। कोल्ड स्प्रिंग कीनैन माजी में खुदाई कलमरों में वहां पैदा होने वाले इंतहाई नायाब आर्कटिक वाटर की वजह से काफी मशहूर था। आर्कटिक वाटर खुदाई कलमरों की उन चंद अशिया में से एक था जो किसी खिलाड़ी की अपने माहौल के साथ मुआफ़िकत को बेहतर बना सकता था। इसके असरात शायद हैरान कुन न हों, और ये शे गोल्ड माना बॉडी या इससे बेहतर माना बॉडी वाले खिलाड़ियों के लिए बेकार थी, लेकिन ये दर्जा 2 के खिलाड़ियों के लिए इस वक्त बेहद मददगार साबित होगी जब वो अपने दर्जा 3 के प्रमोशन क्विस्ट को चैलेंज करेंगे। यही वजह थी कि सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान बहुत सी ताकतों ने कोल्ड स्प्रिंग कीनैन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए जंग लड़ी थी। सैफ अली ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई वाकई कोल्ड स्प्रिंग कीनैन पर हुक्मरानी कर सकता है। बगैर किसी हिचकिचाहट के सैफ अली ने आइस ड्रैगन हीथवीट के शिकार के लिए क्रोसेड क्विस्ट कबूल कर लिया। क्या आपको यकीन है कि आप ये क्विस्ट कबूल करना चाहते हैं, लॉर्ड बरोंस लीगेसी? हमारे पास आइस ड्रैगन की कछार से मुंसलिक सिर्फ एक ट्रांसफर स्टोन बचा है। अगर आप इस क्विस्ट में नाकाम हो गए तो आप मुस्तकबिल में इसे दोबारा कबूल नहीं कर सकेंगे, एल्विन एडमिनिस्ट्रेटर ने खबरदार किया जब सैफ अली ने इस क्रोसेड क्विस्ट का इंतखाब किया जो 1 सदी से ज्यादा अरसे से अछूता रहा था। मैं इसे लूंगा, सैफ अली ने अज़्म के साथ कहा। अपनी यादों की बदौलत दूसरे मोनारिक्स के शिकार में उसकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा होते, लेकिन कोल्ड स्प्रिंग कीनैन छोड़ने के लिए बहुत कीमती था। तकनीकी तौर पर वो पहले 6 मोनारिक्स में से किसी एक का शिकार कर सकता था और 10 दिन के इंतजार के बाद आइस ड्रैगन पर छापा मार सकता था, लेकिन जीरो विंग के मौजूदा मेयार के साथ एक इलाके को संभालना ही गिल्ड के लिए काफी मुश्किल होगा। जीरो विंग महज 2 इलाकों का इंतजाम नहीं संभाल सकता था। चूंकि वो एक ही इलाके तक महदूद था, इसलिए इसे दस्तयाब बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब करना था। अगर वो नाकाम भी हो जाता तो वो किसी दूसरी ताकत को कोल्ड स्प्रिंग कीनैन हासिल करने से रोक सकता था। हीथवीट की कछार तक टेलीपोर्ट करने की कीमत काफी ज्यादा है। आपको बतौर डिपॉजिट 10,000 गोल्ड और 20,000 मैजिक क्रिस्टल्स अदा करने होंगे। अगर आप क्विस्ट मुकम्मल कर लेते हैं तो हम डिपॉजिट मुकम्मल वापस कर देंगे और साथ ही आपको आपका वाजिब अलअदा मुआवजा भी अदा करेंगे। ताहम अगर आप नाकाम हो गए तो आपका डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा, एल्विन एडमिनिस्ट्रेटर ने संजीदगी से कहा। ये ठीक है। सैफ अली पहले ही इस कीमत के लिए तैयार था। उसने एल्विन एडमिनिस्ट्रेटर को डिपॉजिट थमाया और बदले में एक सुरमई सफेद क्रिस्टल हासिल किया। ये क्रिस्टल कोई और नहीं बल्कि आइस ड्रैगन की कछार के लिए ट्रांसफर स्टोन था। ट्रांसफर स्टोन हासिल करने के बाद सैफ अली कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की तरफ चल दिया ताकि वहां रखे हुए कुछ डार्क गोल्ड हथियार निकाल सके। इसके बाद इसने इब्बिसिल ब्लेड को लेवल 90 पर अपग्रेड किया, जो कि इस वक्त इस मैजिक वेपन के लिए सबसे ज्यादा अपग्रेड था। लेवल 95 के हथियार अब भी एक अय्याशी समझे जाते थे। लेवल 95 के डार्क गोल्ड हथियारों का तो जिक्र ही किया है। खुशकिस्मती से इब्बिसिल ब्लेड की हमले की ताकत और औसाफ लेवल 100 के एपिक हथियार से सिर्फ थोड़े ही कम थे, इस हकीकत के बावजूद कि ये सिर्फ लेवल 90 का मैजिक वेपन था। इब्बिसिल ब्लेड सैफ अली की जरूरियात के लिए काफी से ज्यादा होगा। सैफ अली ने फिर कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की दूसरी तहखाने की मंजिल का दौरा किया, जहां वो अपनी सबसे अहम अशिया रखता था। एक गिल्ड रिजेडनस काफी महफूज था, लेकिन वाइट रिवर सिटी में कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म जीरो विंग के गिल्ड हॉल से कई गना ज्यादा महफूज थी। इस मकाम पर सिर्फ दर्जा 4 के खिलाड़ी ही दुकान के दिफा को तोड़ने की कोई उम्मीद रख सकते थे। उस वक्त दूसरी तहखाने की मंजिल पर गोदाम के सामने एक एनपीसी गार्ड खड़ा था।
वो लेवल 100 का दर्जा 3 का फाइन गोल्ड गार्ड था, और जब तक किसी के पास इजाजत न होती, दर्जा 3 का कोई चोटी का माहिर भी इसके पास से नहीं गुजर सकता था। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के दिफा मुतासिर कुन हद तक सख्त थे। ग्रैंड मास्टर फॉर्जर रमला की मदद से सैफ अली ने पहले डिसइंटीग्रेशन आर्मर को दोबारा तैयार किया था, जो कि लेजेंडरी सामान का एक टुकड़ा था, लेकिन नामुकम्मल होने के बावजूद ये सैफ अली के इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था। मजीद बरा, डिसइंटीग्रेशन आर्मर को अपने साथ रखना महफूज नहीं था, इसलिए इसने इसे कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के ज़ेर ज़मीन गोदाम में रख दिया था। पहला, वो इसे खोने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, चाहे इसकी मौत पर उसके गिरने का इम्कान न होने के बराबर ही क्यों न हो। दूसरा, इसे दोबारा तैयार करने के बाद भी डिसइंटीग्रेशन आर्मर का हाला अब भी ओरस को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा, खास तौर पर ताकतवर आला दर्जे के ओरस को। अगर उसने दर्जा 2 के खिलाड़ी के तौर पर किसी ताकतवर और की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली होती तो वो बेबस होता। मजीद बरा, वो अभी उसे पहन नहीं सकता था। वो एक तवील अरसे से लेजेंडरी अशिया का ख्वाहिशमंद था। उसने अपनी पिछली जिंदगी में इन खिलाड़ियों की उनगिनत कहानियां सुनी थीं जिनके पास लेजेंडरी शय थी। ऐसी कहानियां थीं कि दर्जा 4 के खिलाड़ियों ने दर्जा 5 के खिलाड़ियों को शिकस्त दी और दर्जा 5 के खिलाड़ियों ने दर्जा 6 के गार्ड रैंक वाले खिलाड़ियों को मार गिराया। एक खिलाड़ी ने तो अकेले ही दर्जा 5 के ड्रैगन को मार डाला था। फिर भी लेजेंडरी सामान का वो टुकड़ा जिसे हासिल करने के लिए इसने बड़ी तगवदो की थी, एक नामुकम्मल प्रोडक्ट था और उसके इस्तेमाल की कम अज कम ज़रूरत दर्जा 3 थी। मामले को मजीद खराब करने के लिए वो दर्जा 3 तक पहुंचने तक उसके एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना भी नहीं कर सकता था। डिसइंटीग्रेशन आर्मर को अपने पास रखना इसे सिर्फ मायूस ही करता। अब जबकि वो आखिरकार दर्जा 3 पर पहुंच गया था और डिसइंटीग्रेशन आर्मर पहनने की कम अज कम ज़रूरियात पूरी कर ली थीं, वक्त आ गया था कि इसे निकाला जाए। लेजेंडरी सामान के एक टुकड़े के साथ आइस ड्रैगन हीथ वीट को शिकस्त देना कहीं ज्यादा आसान होगा। लेजेंडरी अशिया बहरहाल खिलाड़ियों को दर्जों से आगे बढ़ने की इजाजत दे सकती हैं, और दर्जा 3 के खिलाड़ी के तौर पर वो डिसइंटीग्रेशन आर्मर पहनकर दर्जा 4 के आइस ड्रैगन का मुकाबला करने के काबिल होना चाहिए। गोदाम में दाखिल होने और डिसइंटीग्रेशन आर्मर के सामने पहुंचने के बाद सैफ अली ने इसकी हिफाजत करने वाली महर को खोलने के लिए एक मंत्र पढ़ा। जैसे ही महर खत्म हुई, सिया रंग के सीने के टुकड़े से सुर्ख तवानाई की लहरें निकलकर फैलने लगें। एक ऐसा दबाव जिससे दर्जा 2 के माहिरीन भी बेचैन हो जाए, गोदाम में भरने लगा। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन आर्मर का हाला इस पर छाया, सैफ अली ने महसूस किया कि इसका खून जोश मारने लगा है और उसके जहन में खून की प्यास पैदा होने लगी। इस पागल कर देने वाले एहसास को दबाने में चंद सेकंड लेने के बाद सैफ अली ने डिसइंटीग्रेशन आर्मर के एट्रीब्यूट पैनल का मुआयना करने के लिए इस पर टेप किया। चैप्टर 2316 लेजेंड्स का बख्तर। डिसइंटीग्रेशन आर्मर की डिसइंटीग्रेशन पावर के सामने आने पर खला खुद ही हल्का सा टूटना शुरू हो गया। दर्जा 3 पर पहुंचने के बावजूद जैसे ही सैफ अली ने बख्तर को छुआ, वो अपने दाएं बाजू में माना को थरथराते हुए महसूस कर सकता था और उसके टूटने के आसार महसूस कर रहा था। माना का बिखराव। सैफ अली के दाएं बाजू में होने वाले इस एहसास ने इसे दंग कर दिया। जब वो दर्जा 2 पर था तो उसे इस बात का वाज़े अंदाजा नहीं था कि डिसइंटीग्रेशन आर्मर ने इसके साथ किया है। उसने बख्तर से सिर्फ एक मजबूत, दम घुटने वाला दबाव महसूस किया था। अब जबकि वो दर्जा 3 पर था, वो अपने अंदर मौजूद माना को रोकने और तबाह करने वाली डिसइंटीग्रेशन पावर को महसूस कर सकता था। हल्का सा छूने के बाद ही इसके दाएं बाजू में माना की कसाफत नुमाया तौर पर कम हो गई थी। अगर इसने तवील अरसे तक डिसइंटीग्रेशन आर्मर के साथ राबता बरकरार रखा, तो ये इस माना को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा जो उसके जिस्म पर चढ़ी हुई थी। माना की इस तह को खोना कोई बड़ा मसला नहीं लगता था, लेकिन ये दर्जा 3 और उससे ऊपर के खिलाड़ियों के लिए एक मोहलिक धचका साबित होगा। दर्जा 3 पर पहुंचने के बाद एक खिलाड़ी की माना बॉडी खुदाई कलमरों में उनके हर अमल को चलाएगी। अगर उनकी माना बॉडी माना की तरसील नहीं कर सकती, तो वो अपाहज होने के बराबर होंगे। जब खिलाड़ी दर्जा 3 के हुनर और मंत्र इस्तेमाल करते थे, तो माना बॉडी एक अहम किरदार अदा करती थी। काम करने वाली माना बॉडी के बगैर इन सलाहियतों को फ़आल करना तकरीबन नामुमकिन होगा। फितरी तौर पर दर्जा 3 के इस खिलाड़ी की जंगी ताकत के दरमियान फ़र्क जो दर्जा 3 के हुनर और मंत्रों का मुजाहरा कर सकता था और वो दर्जा 3 का खिलाड़ी जो नहीं कर सकता था, एक नज़र में वाज़े हो जाएगा। जैसे ही सैफ अली ने डिसइंटीग्रेशन आर्मर पर टेप किया,
اس کا ایٹریبیوٹ پینل اس کے سامنے نمودار ہوا۔ ڈس انٹیگریشن آرمر، سامان کی ضرورت طاقت 9000، چستی 7000، درجے کی ضرورت درجہ 3، الہامی دفاع 15,000، تمام بنیادی اوصاف 1,000، جسمانی ساخت میں 100% اضافہ، پہننے پر طاقت میں 120% اضافہ، چستی میں 100% اضافہ اور برداشت میں 100% اضافہ، تمام مزاحمت 300، جادوئی مزاحمت میں 40% اضافہ، مانا باڈی کے اثرات میں 50% اضافہ، لیولز کو نظر انداز کرنا 30، تمام اشیاء کے لیول کی ضروریات میں 10 لیولز کی کمی، اضافی غیر فعال ہنر، ڈس انٹیگریشن باڈی درجہ 3 اس سے نیچے کے حملوں سے ہونے والے نقصان کو 70% کم کرتا ہے، درجہ 4 اس سے اوپر کے حملوں سے ہونے والے نقصان کو 40% کم کرتا ہے، تمام کنٹرول اثرات سے محفوظ، اکڑن کے اثرات کو 70% کمزور کرتا ہے اور رد عمل کی رفتار میں 20% اضافہ کرتا ہے۔ اضافی فعال ہنر 1، ڈس انٹیگریشن فیلڈ 100 گز کے دائرے میں تمام ہنر اور منتروں کو منتشر کر دیتا ہے۔ رینج کے اندر موجود تمام ہستیاں بنیادی اوصاف، جسمانی ساخت اور سٹیمینا میں 40% کمی کا شکار ہوں گی، اس کے علاوہ ان کے سٹیمینا اور ارتکاز کے استعمال کی شرح میں 400% اضافہ ہوگا۔ کوئی کول ڈاؤن نہیں۔ اضافی فعال ہنر 2، ڈس انٹیگریشن پاور، ڈس انٹیگریشن آرمر کی تمام طاقت جمع کریں اور 60 سیکنڈ کے لیے صارف کو ایک درجہ اپ گریڈ کرنے کے لیے عارضی طور پر اس کے تمام اوصاف قربان کر دیں۔ کول ڈاؤن 12 گھنٹے۔ ڈس انٹیگریشن آرمر ایک الہامی بکتر ہے جسے اور ایمپائر کے بانی شہنشاہ نے مختلف الہامی اشیاء کے ساتھ بنایا تھا۔ یہ بکتر خداؤں کے خلاف جنگ کے دوران تباہ ہو گیا تھا۔ رملہ نے بلڈ کنٹریکٹ کا استعمال کرتے ہوئے سینے کے ٹکڑے کو دوبارہ تیار کرنے کے بعد ڈس انٹیگریشن آرمر نے اپنی اصل طاقت کا ایک حصہ بحال کر لیا ہے۔ بکتر کی ڈس انٹیگریشن پاور کی وجہ سے پہننے پر بکتر کے اوصاف میں 80% کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر بلڈ کنٹریکٹر اسے پہنتا ہے تو بکتر کے اوصاف میں صرف 50% کمی واقع ہوگی۔ ڈس انٹیگریشن آرمر کی مکمل مرمت کے لیے گارڈ کرسٹلز درکار ہے۔ حیرت انگیز، ڈس انٹیگریشن آرمر کا ایٹریبیوٹ پینل پڑھ کر سیف علی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس سے پہلے اسے اس بات کا واضح اندازہ نہیں تھا کہ ایک حقیقی لیجنڈری شے کے اوصاف کیسے ہوں گے۔ اس نے اپنی پچھلی زندگی کے دوران صرف لیجنڈری اشیاء کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے حقیقت میں کبھی کسی حقیقی لیجنڈری شے کا ایٹریبیوٹ پینل نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جس کے پاس بھی ایسی شے ہوتی تھی وہ اس کی صلاحیتوں کو چھپا کر رکھتا تھا۔ اگرچہ ڈس انٹیگریشن آرمر ایک نامکمل پروڈکٹ تھا، لیکن یہ سامان کا وہ سب سے مضبوط ٹکڑا تھا جو اس نے کبھی دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ شائستہ کا فریگمنٹڈ لیجنڈری رینک والا 7 لومین ریز بیٹل آرمر بھی اس سینے کے ٹکڑے سے کہیں زیادہ کمزور تھا۔ 7 لومین ریز بیٹل آرمر اصل میں ایک لیجنڈری شے تھی، لیکن شدید نقصان پہنچنے کے بعد اس کا رینک گر گیا تھا۔ اور پھر بھی بکتر کا ایک خراب ٹکڑا ہونے کے باوجود ڈس انٹیگریشن آرمر تمام پہلوؤں میں 7 لومین ریز بیٹل آرمر سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ یہ حقیقت کہ ڈس انٹیگریشن آرمر الہامی دفاع فراہم کرتا تھا، بجائے اس کے کہ صرف عام دفاع میں اضافہ کرے، خاص طور پر حیران کن تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہنر اور منتر بھی جو حقیقی نقصان پہنچاتے تھے، ڈس انٹیگریشن آرمر پہننے والے کے خلاف اتنے مؤثر نہیں ہوں گے۔ یہ نچلے درجے کے کھلاڑیوں کے نقصان کو بھی کم کرے گا، اور اعلیٰ درجے کے کھلاڑی اپنے درجے کے فائدے کی وجہ سے کوئی اضافی نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ الہامی دفاع خدائی قلمروں میں دفاع کا سب سے اعلیٰ درجہ تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ بکتر کو اتنا شدید نقصان پہنچا ہے۔ اگر میں اسے پہن بھی لوں تب بھی میں اس کی حقیقی طاقت کا صرف ایک حصہ ہی دکھا سکوں گا۔ اگر میں ڈس انٹیگریشن آرمر کی مکمل طاقت کا مظاہرہ کر سکوں تو آئس ڈریگن سے نمٹنا بچوں کا کھیل ہوگا، سیف علی نے سوچا۔ ڈس انٹیگریشن پاور کی عدم استحکام نے بکتر کی حقیقی طاقت کو محدود کر دیا تھا۔ بکتر کے عروج پر سیف علی اضافی 100% جسمانی ساخت اور 120% طاقت کے ساتھ میتھک رینک والے آئس ڈریگن کو براہ راست شکست دے سکتا تھا۔ اس کے باوجود سیف علی اس بات پر بہت خوش تھا کہ وہ آخر کار ڈس انٹیگریشن آرمر پہن سکتا ہے۔ لیجنڈری سامان کا ایک ٹکڑا۔ چوٹی کے ماہرین سمیت ان گنت کھلاڑی ایسی شے پہننے کا خواب دیکھتے تھے۔ خدائی قلمروں میں لیجنڈری اشیاء محض بہت نایاب تھیں۔ صرف ایک ایسا سراغ حاصل کرنے کے لیے جو کسی کی طرف لے جا سکے،
افرادی قوت اور وسائل کی ایک فلک بوس مقدار درکار ہوتی تھی۔ کچھ معاملات میں یہ سراغ صرف لیجنڈری شے کے ایک ٹکڑے تک لے جاتے، کھلاڑیوں کو پھر باقی ٹکڑے تلاش کرنے پڑتے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے مزید وسائل لگانے پڑتے، جب تک کہ کوئی مضحکہ خیز حد تک خوش قسمت نہ ہو یا اس کے پاس خاص طور پر طاقتور تعاون نہ ہو، لیجنڈری شے حاصل کرنا بالکل ناممکن تھا۔ اب سیف علی کے پاس آخر کار اپنی ایک لیجنڈری شے تھی اور وہ اسے اب پہن بھی سکتا تھا۔ ڈس انٹیگریشن آرمر کے اوصاف شاید آدھے رہ گئے ہوں، لیکن یہ اب بھی فریگمنیٹڈ لیجنڈری سامان کے ایک ٹکڑے سے تھوڑا زیادہ طاقتور تھا۔ سیف علی نے فوری طور پر ڈس انٹیگریشن آرمر پہن لیا۔ 9000 طاقت اور 7000 چستی کی ضروریات پوری کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل تھا، یہاں تک کہ مکمل ٹاپ سامان میں ملبوس درجہ 3 کا کھلاڑی بھی انہیں پورا کرنے کے لیے لیول 120 تک انتظار کرے گا، لیکن سیف علی کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ صرف اس کے پاس ایک ایڈوانسڈ بلڈ لائن تھی، بلکہ وہ 10 عظیم سینٹ لیگیسیز میں سے ایک کا مالک بھی تھا۔ مزید برآں، اس کے پاس ایک میجک ویپن اور متعدد فریگمنیٹڈ لیجنڈری اشیاء تھیں۔ لیول 100 پر ان دو ضروریات کو پورا کرنا اس کے لیے در حقیقت کافی آسان تھا۔ جس لمحے سیف علی نے ڈس انٹیگریشن آرمر پہنا، اس نے اپنے اندر طاقت کی لہر محسوس کی۔ اس کے بنیادی اوصاف آسمان کو چھونے لگے اور اس کا ادراک کافی بہتر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا ذہن پہلے سے کہیں زیادہ صاف محسوس ہوا۔ اگر وہ اپنی موجودہ حالت میں اردیا، جو کہ ایک ٹائٹلڈ درجہ 3 کا آرو کا اسپرٹ تھا، سے لڑتا تو اس کے پاس ان ڈیڈ کو شکست دینے کا بہت زیادہ امکان ہوتا۔ اب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وقت پر نظر ڈالتے ہوئے سیف علی کو احساس ہوا کہ کالو بھائی اور دیگر لوگوں سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے ڈس انٹیگریشن آرمر کے حالے اور معلومات کو چھپانے کے لیے نائٹ واکر اسکیپ کے نائٹ واکر ہنر کو فعال کیا اور پھر وائٹ ریور سٹی کے ٹیلی پورٹیشن ہال کی طرف چل دیا۔ چیپٹر 2317 شیڈولیس ایمپائر۔ وائٹ ریور سٹی کا ٹیلی پورٹیشن ہال۔ ٹیلی پورٹیشن ہال میں پہنچ کر سیف علی تیسری منزل پر موجود ایک اعلیٰ درجے کے بار کی طرف گیا۔ کالو بھائی اور دیگر لوگ کچھ دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سیف علی کو عمارت میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ یان تیان شین اور طارق محمود خاص طور پر حیران ہوئے کیونکہ ان کے گلڈ لیڈر نے ان کی توجہ 5 کلرڈ فروٹ وائن کی 10 گولڈ والی بوتلوں سے ہٹا دی تھی۔ تو یہ درجہ 3 کی کلاس ہے۔ کالو بھائی نے پہلے ہی گروپ کو مطلع کر دیا تھا کہ سیف علی اپنا درجہ 3 کا پروموشن کوئسٹ چیلنج کرنے گیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی خاص طور پر حیران نہیں ہوا تھا۔ سیف علی پہلے ہی لیول 100 تک پہنچ چکا تھا، اس لیے توقع تھی کہ وہ اپنے پروموشن کوئسٹ کو چیلنج کرے گا۔ اگرچہ سیف علی کی نائٹ واکر اسکیپ نے اس کے حالے کو چھپا رکھا تھا، لیکن یہ اس حقیقت کو نہیں چھپا سکتی تھی کہ مہتمانہ فعال طور پر اس کی طرف بہہ رہی تھی۔ خدائی قلمروں میں ایسے ہتھیار اور سامان موجود تھے جو مانا کو اپنے صارف کی طرف راغب کرتے تھے، لیکن وہ اشیاء عام طور پر صرف کھلاڑی کے گرد مانا کی کثافت میں اضافہ کرتی تھی۔ تاہم سیف علی کی طرف اتنی زیادہ مانا بہنے کے باوجود یان تیان شین، جس کے حواس کافی تیز تھے، اور طارق محمود، جو کہ ایک جادوئی کلاس کا کھلاڑی تھا اور ڈومین ریلم تک پہنچنے سے صرف ایک قدم دور تھا، نے پہچان لیا کہ سیف علی کے گرد مانا کی کثافت در حقیقت نہیں بڑی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے تلوار باز ایک بلیک ہول ہو جو مہت مانا کو مسلسل نگل رہا ہو۔ مانا خدائی قلمروں میں ہر چیز کی جڑ تھی۔ کھلاڑیوں کی جسمانی اور ذہنی حالت، ہنر اور منتر سب مانا سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ خدائی قلمروں کے عروج پر موجود کھلاڑیوں کے طور پر یان تیان شین اور طارق محمود نے کھیل کے میکنگز کی تحقیق میں کافی وقت گزارا تھا، خاص طور پر مانا اور کھلاڑی کے ورچوئل جسم کے درمیان تعلق پر۔ کھلاڑی اپنے ماحول سے مسلسل مانا جذب کرتے تھے، اور جیسے جیسے کھلاڑیوں کی جسمانی ساخت مضبوط ہوتی جاتی، وہ زیادہ مانا جذب کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان علاقوں کو ممنوعہ زمینیں سمجھا جاتا تھا جہاں مانا کم بالکل نہیں ہوتی تھی۔ درجہ 3 کے کھلاڑی کے طور پر سیف علی کا مانا جذب کرنا حیران کن تھا۔ اگر درجہ 2 کے کھلاڑیوں میں بہنے والی مانا ایک چھوٹی ندی کی طرح تھی، تو سیف علی میں بہنے والی مانا ایک بکھرا ہوا دریا تھی۔ سب یہاں موجود ہیں، گلڈ لیڈر۔ جب آپ تیار ہوں تو ہم روانہ ہو سکتے ہیں، کالو بھائی نے جوش و خروش سے اطلاع دی۔ ناردرن فورٹریس کی بدولت زیرو ونگ کی مجموعی طاقت میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔ نہ صرف ناردرن فورٹریس نے بھاری انشنٹ گولڈ منافع فراہم کیا، بلکہ اس نے کھلاڑیوں کو ایک ایسی جگہ بھی دی جہاں وہ تیزی سے مضبوط ہو سکتے تھے۔ اس مقام تک
जीरो विंग ने ग्रेविटी माउंटेन रेंज के शुमाली इलाके में मुताद्दिद कदीम खंडरात तलाश कर लिए थे, जिससे काफ़ी कीमती खजाना हासिल हुआ था। गिल्ड की मैन फोर्स के अरकान भी लेवल 97 और 98 तक पहुंच चुके थे और उन्होंने अपने ज़्यादातर सामान को लेवल 95 के डार्क गोल्ड सामान के साथ अपग्रेड कर लिया था। ताहम उनके जंगी मेयार उनके लेवल्स और सामान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बेहतर हुए थे। मैन फोर्स के 26 अरकान अब ट्रूथ रीलिम तक पहुंच चुके थे। यान तियानशीन और तारिक महमूद तो असिंशन रीलिम तक पहुंच चुके थे। इसके अलावा इलोंग समर, साइलनट ब्लेड, शेडो सोरुड, स्टबर्न बोन और जन्नत इन लीडिंग सिविल के लीगेसी ट्रेनिंग स्लॉट्स की बदौलत फॉलोइंग वाटर रीलिम में दाखिल हो चुके थे। अपने साथियों में इतनी बेहतरी देखकर सैफ अली थोड़ा हैरान हुआ। इसे इनके इतनी जल्दी इतने मजबूत होने की तवक्को नहीं थी। अब जीरो विंग की मैन फोर्स गालिबन सुपर पावर्स की मैन फोर्सेस से सिर्फ थोड़ी ही कमजोर थी। अगर फायर डांस और दीगर साथी टावर ऑफ फॉर गॉड्स में कुछ तरक्की कर सकें तो जीरो विंग की मैन फोर्स मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मैन फोर्सेस के मन मुकाबिल खड़ी हो सकेगी। ठीक है, चलते हैं। सैफ अली ने सर हिलाया और टीम में शामिल हो गया। वो सबको एक टेलीपोर्टेशन अरे की तरफ ले गया और कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के करीब तरीन सरहदी कस्बे का सफर किया। इसके बाद इसने टीम को बाकी रास्ता पहुंचाने के लिए 7 लोमैनरेज रंग के स्पेशल गेट का इस्तेमाल किया। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट लेवल 100 का न्यूट्रल मैप था और साथ ही दीगर लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप्स का संगम भी था। इस तरह यह तहजीब से काफी दूर था। खिलाड़ियों को रास्न सितारा व कमर से कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नक्शों को उबूर करना पड़ता था। फ्लाइंग माउंट के बगैर वहां पहुंचना खास तौर पर मुश्किल था। यकीनन सैफ अली के पास थंडर ईगल और 7 लोमैनरेज रंग मौजूद थे। कई बार टेलीपोर्ट करने के बाद सैफ अली और उसकी टीम आखिरकार इस गार के सामने पहुंच गई जो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की तरफ जाता था। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट का मकसद खिलाड़ियों को दर्जा 2 से दर्जा 3 में मुंतकिल होने में मदद देना था, बरखिलाफ दीगर लेवल 100 के न्यूट्रल मैप्स के जहां का माहौल सख्त होता था। ये न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ग्राइंडिंग करने का एक आरामदेह इलाका था, बल्कि ये बड़ी तादाद में कदीम नस्लों का घर भी था। ये जंगल एक कदीम महर के तहफ़्फ़ुज़ में भी था, इसलिए खिलाड़ियों को मैप को तलाश करने से पहले मैप के गार्डियन बास को शिकस्त देकर महर को हटाना पड़ता था। फ्लाइंग माउंट के साथ भी उन कामों को मुकम्मल किए बगैर मैप में दाखिल होना नामुमकिन था। गिल्ड लीडर, मुझे लोग नजर आ रहे हैं। माइनर वंड, जो कि काफी अरसा पहले रिफाइनमेंट रीलिम और ट्रूथ रीलिम दोनों तक पहुंच चुका था, ने गार के सामने पहुंचते ही खिलाड़ियों के निशानात तेजी से दरियाफ्त कर लिए। ऐसा लगता है कि वहां बहुत से लोग हैं। मेरा अंदाजा है कि ये निशानात 200 रुकनी टीम के हैं। दूसरों ने पहले ही ये जगह ढूंढ ली है। सैफ अली दंग रह गया। अगरचे ये गार लेवल 100 के न्यूट्रल मैप जितना खतरनाक नहीं था, लेकिन इसके अंदर मौजूद राकुशस अब भी लेवल 97 से ऊपर के लॉर्ड्स और ग्रेट लॉर्ड्स थे। गार के अंदर काफी तादाद में ग्रैंड लॉर्ड्स भी घूम रहे थे। यहां जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा गार खास तौर पर अंधेरा था, जिससे खिलाड़ियों के 5 हवास एक खास हद तक दब जाते थे। मौजूदा माहिरीन की 100 रुकनी टीम गार के अंदर 10 मिनट से ज्यादा नहीं टुक सकेगी। यहां तक कि सुपर पावर्स की मैन फोर्स को भी वहां से गुजरने में मुश्किल पेश आएगी। वहां बहुत ज्यादा राकुशस थे, खास तौर पर चूंकि गार अभी तक बड़े पैमाने पर गैर दरियाफ्त शदा होना चाहिए था। गिल्ड लीडर, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? कालू भाई ने पूछा। वो राजदारी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनका सामना दूसरे खिलाड़ियों से हुआ तो उनके ऑपरेशन की खबर फैल जाएगी। अगरचे वो सिर्फ लेवल 100 के न्यूट्रल मैप को तलाश करने जा रहे थे, जिसमें कोई खास मसला नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो इस बात की जमानत नहीं दे सकते थे कि दूसरी ताकतें उनके ऑपरेशन का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस चलते हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। अगर दूसरी ताकतों को मालूम भी हो जाए कि वो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की तलाश कर रहे हैं, तब भी वो जीरो विंग की टीम के लिए कोई मसला पैदा नहीं कर सकते। दूसरे खिलाड़ियों के गार से गुजरकर जंगल में दाखिल होने की भी जमानत नहीं थी। इस ऑपरेशन का फायदा उठाना तो दूर की बात है। इसके बाद कोला, ये वोमियान और टर्टल डव की क़यादत में टीम गार के अंदर दाखिल हुई। मध्यम रोशनी वाले गार में हन निगाह बहुत कम थी। यहां तक कि दर्जा 2 के खिलाड़ी भी सिर्फ 200 गज दूर तक देख सकते थे और गार के तंग भूल भलियों जैसे ढांचे में मुताद्दिद समतों से होने वाले रेंजड हमलों से बचना खास तौर पर मुश्किल होगा।
खुश किस्मती से जीरो विंग की मैन फोर्स के अरकान ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टावर में तरबियत हासिल की थी, इसलिए उन्होंने गार के राकेशों के अचानक हमलों का निस्बतन बेहतर मुकाबला किया। कोला जैसे एमटी की क़यादत में टीम को गार से तेजी से गुजरने में कोई खास दुश्वारी पेश नहीं आई। उन्हें राकेशों से निमटने के लिए रुकना नहीं पड़ा। गार की 2 मंजिलें थीं और 3 घंटे बाद सैफ अली और उसके साथी आखिरकार दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। ये वो जगह थी जहां उन्हें गार्डियन बास मिलना था। पहली मंजिल के बरक्स दूसरी मंजिल एक खुला कीनैन था। ये इतना बड़ा था कि एक बड़ी टीम को लड़ाई में अपनी मामूल की फॉर्मेशंस के लिए जगह की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। मजीद बड़ा, दूसरी मंजिल पहली मंजिल के मुकाबले में कहीं ज्यादा रोशन थी। ताहम इसके बदले में खिलाड़ियों के हवास पर दबाव बढ़ गया था। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के 30 मिनट से भी कम वक्त के बाद सैफ अली और उसकी टीम ने धमाकों की आवाजें सुने और सुरंग के आखिर में चमकती हुई रोशनियां देखीं। सुरंग एक गार की तरफ जाती थी जिसमें एक कस्बा था। जीरो विंग की मैन फोर्स ने देखा कि एक 200 रुकनी टीम डेमन कुन सिपाहियों और गार्ड्स को खत्म कर रही थी जो कस्बे की हिफाजत कर रहे थे, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता कस्बे के मरकज में मौजूद एक कदीम देव की तरफ बढ़ रहे थे। 200 रुकनी टीम का हर खिलाड़ी लेवल 96 आय से ऊपर का था और उन सब की पेशानियों पर एक सिया निशान था। इनसे एक मध्यम सिया रोशनी भी निकल रही थी। यहां तक कि जब वो हाई लॉर्ड रैंक वाले डेमन कुन सिपाहियों से 1-on-1 लड़ रहे थे, इन खिलाड़ियों को वाज़े बरतरी हासिल थी। यहां तक कि ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले डेमन कुन गार्ड्स भी इन खिलाड़ियों की पेशकदमी को एक लम्हे के लिए भी नहीं रोक सके। जहां तक कस्बे के मरकज में मौजूद कदीम देव का ताल्लुक है, वो 1 दर्जन मीटर से ज्यादा लंबा था और उसके 6 बाजू थे। देव के हर हाथ में एक सियानेजा था और वो तबाही के कदीम खुदा की तरह दिखाई दे रहा था। डेमन कुन सिपाही लेवल 98, HP 49,000/49,000/000000। डेमन कुन गार्ड लेवल 99, HP 88,000/88,000/000000। परगेटरी जाइंट लेवल 99, HP 460,000/460,000/000000। गिल्ड लीडर वो शेडोलेस एम्पायर के अरकान लगते हैं। ये शेडो वर्ल्ड की एक एडवेंचर टीम है। कालू भाई ने उन्हें देखते ही उनकी शनाख्त बताई। शेडोलेस एम्पायर, कोई ताज्जुब नहीं कि वो दोनों यहां मौजूद हैं। सैफ अली ने सोचा, इसे एक जानी पहचानी मर्द और औरत नजर आई जो इस छोटी फौज की क़यादत कर रहे थे। कालू भाई के तबसरे ने उसे याद दिला दिया कि वो दोनों कौन थे। शेडोलेस एम्पायर उसकी पिछली जिंदगी के दौरान एक बहुत मशहूर सुपर पावर रही थी। उसने पलिनर पेसजुस के खिलने से पहले ही शेडो वर्ल्ड पर कब्जा कर लिया था। शेडो वर्ल्ड में मौजूद लीविलिंग के बेहतरीन वसाइल और खुसूसी वरासतों की बदौलत मरकजी बर्रे आज़म पर पहुंचने के बाद शेडोलेस एम्पायर ने खूब तरक्की की थी। शेडोलेस एम्पायर के 2 अरकान ने खास तौर पर लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल मैप्स में इलाके के मुकाबले के दौरान ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन को नुकसानदेह पोजीशन में धकेल दिया था। वो दोनों वही मर्द और औरत थे जो शेडोलेस एम्पायर की 200 रुकनी टीम की क़यादत कर रहे थे। वो डार्क एसिसन, वॉस्ट लाक और शेडोलेस रेंजर नाइट रीडर थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने खुदाई कलमरों के मरकजी बर्रे आज़म में मुंतकिल होने से पहले डोमेन रीलिम हासिल नहीं किया था, फिर भी डोमेन रीलिम के माहिरीन भी उनकी कत्ल करने की सलाहियतों से खौफजदा थे। एक बार जब वो डोमेन रीलिम तक पहुंच गए तो वो अंधेरे में डेमन किंग्स की तरह बन गए। वो दोनों ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के बहुत से नुकसानात के जिम्मेदार थे, यहां तक कि उन्होंने पवेलियन के इलाकों में से एक को भी चरा लिया था। दरीं असना जीरो विंग के अरकान की जानिब से शेडोलेस एम्पायर की टीम को दरियाफ्त करने के थोड़ी देर बाद शेडोलेस एम्पायर के अरकान ने भी उन्हें देख लिया। कमांडर, वो जीरो विंग के अरकान है। क्या हमें इनसे छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए? एक लेवल 96 के डार्क बरसरिकर ने जीरो विंग की मैन फोर्स की तरफ देखते हुए गला काटने का इशारा करते हुए पूछा। मैंने नहीं सोचा था कि जीरो विंग इस जगह तक पहुंच जाएगा। कोई ताज्जुब नहीं कि हर कोई इस बात पर इसरार करता है कि स्टार लिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स इस गिल्ड से नहीं निमट पा रही हैं, नाइट रीडर ने हंसते हुए कहा। नाइट रीडर एक दुबली पुतली औरत थी जिसके बाल शोख सुर्ख थे। उसने एपिक चीन मील पहन रखी थी और एक कदीम सुर्ख कमान भी थाम रखी थी। अफसोस की बात है कि खुदाई कलमरों में उनका दौर खत्म हो गया है। जीरो विंग यहां आकर सिर्फ अपना वक्त ज़ाय कर रहा है।
चूंकि शेडो वर्ल्ड में टॉप टियर हथियारों और सामान की कमी थी, इसलिए जब वो पहली बार मरकजी बर्रे आज़म पर पहुंचे थे तो शेडोलेस एम्पायर के सामान का मेयार कम था। ताहम उनके सामान का मेयार काफ़ी तेज़ी से एक मियारी तब्दीली से गुजरा और शेडोलेस एम्पायर के अरकान ने मरकजी बर्रे आज़म के खिलाड़ियों का मुकाबला कर लिया। विरासत, लेवल्स और जंगी मेयार के लिहाज से अपने फ़ायदे के साथ अब वसी बुनियादों वाली मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी शेडोलेस एम्पायर का मुकाबला नहीं कर सकती थी। जहां तक मरकजी बर्रे आज़म की गैर सुपर पावर्स का ताल्लुक था, वो शेडोलेस एम्पायर की ताकत के सामने बिल्कुल बेबस थीं। जब उसने नाइट रीडर का तबसरा सुना तो टीम की क़यादत करने वाले गंजे नौजवान वॉस्ट लॉक ने इत्तेफाक में सर हिलाया। उन्हें नज़रअंदाज करो और परगेटरी जाइंट को मारने को तरजीह दो। जब उन्हें हमारी ताकत के दरमियान फ़र्क का एहसास होगा तो वो खुद ही जान जाएंगे कि क्या करना है, वॉस्ट लॉक ने कहा। वो अपनी टीम की कमांड करने के लिए वापस मुड़ गया जब वो परगेटरी जाइंट की तरफ बढ़े। चैप्टर 2318 तलवार उठती है। वॉस्ट लॉक के फैसले के ऐलान के बाद शेडोलेस एम्पायर की 200 रुकनी टीम ने सैफ अली और दीगर की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए परगेटरी जाइंट की तरफ अपनी पेशकदमी तेज कर दी। ये लोग वाकई हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करते। यान तियान शीन जीरो विंग की आमद पर शेडोलेस एम्पायर के अरकान का लापरवाह रद्द अमल देखकर अपना सर हिलाए और मुस्कराए बगैर न रह सके। आम तौर पर जब खिलाड़ी मैदान में दूसरे खिलाड़ियों से मिलते हैं, खास तौर पर जब वो किसी बास पर हमला कर रहे हों, तो वो करीब आने वाले खिलाड़ियों को याद दहानी या वार्निंग देते हैं। ताहम शेडोलेस एम्पायर के अरकान ने जीरो विंग की टीम के साथ ऐसा सलूक किया जैसे वो वहां मौजूद ही ना हों और राब्ता करने की जहमत तक ना की। इस तरह के रद्द अमल की वाहिद वजाहत ये थी कि शेडोलेस एम्पायर ने उन्हें कोई खतरा नहीं समझा था और वो उन्हें किसी भी किस्म की तवज्जो के लायक नहीं समझते थे। गिल्ड लीडर, क्या हम वाकई कोई कदम नहीं उठाने जा रहे? कालू भाई ने दूर मौजूद परगेटरी जाइंट की तरफ देखते हुए पूछा। उन्हें शेडोलेस एम्पायर के इस रवैये की खास परवाह नहीं थी। ताहम चूंकि इस गार का गार्डियन बास कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की किलीद था, इसलिए इससे हासिल होने वाली लूटमार न्यूट्रल मैप में दाखिल होने के बाद उनके लिए मददगार साबित हो सकती थी। हम सिर्फ कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की तरफ सफर कर रहे हैं। अगर कोई हमारे लिए रास्ता खोल रहा है तो ये एक अच्छी बात है, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने सबको पहले आराम करने की हिदायत की। उनका शेडोलेस एम्पायर से बास छीनने का कोई इरादा नहीं था। परगेटरी जाइंट वाकई एक बहुत अहम बास था। इसे मारने के बाद न सिर्फ खिलाड़ियों को कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट तक रसाई हासिल होती, बल्कि वो परगेटरी कोर नामी एक खास चीज भी हासिल करते। जब इसे फ़ाल किया जाता तो परगेटरी कोर 200 गज के दायरे में एक कुदरती रुकावट पैदा करता जो खिलाड़ियों को लेवल 100 के न्यूट्रल मैप्स के मुताबिक ढलने में मदद देती। इस रुकावट के असरात आर्कटिक वाटर के मुशाबे थे, सिवाय इसके कि आर्कटिक वाटर सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए मुअस्सर था, जबकि परगेटरी कोर एक मखसूस इलाके पर लागू होता था। टायर 2 टीमों के लिए जो लेवल 100 प्लस न्यूट्रल मैप्स में ग्राइंडिंग करना चाहती थी, परगेटरी कोर एक बहुत मुफीद चीज थी। परगेटरी जाइंट को मारने से इन दो के अलावा कोई और फायदा हासिल नहीं होता था। दरीं असना, उनका मकसद आइस ड्रैगन हीथवीट को मारना और कोल्ड स्प्रिंग कीनैन पर कब्जा करना था। उनके लिए परगेटरी कोर की कोई अहमियत नहीं थी। आखिरकार एक बार जब वो कोल्ड स्प्रिंग कीनैन पर कब्जा कर लेते तो वो आर्कटिक वाटर बहुत आसानी से हासिल कर सकते थे। इस वक्त 100 रुकनी टीम तो दूर की बात, 1000 रुकनी टीम को मजबूत बनाना भी मुश्किल नहीं होता। मेरा ख्याल है कि अब ठीक कह रहे हैं। कालू भाई ने सर हिलाया क्योंकि उन्हें सैफ अली की बात माकूल लगी। फिर वो जमीन पर बैठ गए और अपनी स्टेमिना और इर्तिकाज को बहाल करने लगे। परगेटरी जाइंट लेवल 99 का मीथक बास था। मजीद ये कि इसका ताल्लुक जाइंट नस्ल से था। इसकी लाइफ रेटिंग काफी ज्यादा थी, इसलिए इस पर काबू पाना आसान नहीं था। चूंकि शेडोलेस एम्पायर उनके लिए इस पर हमला करने के लिए तैयार थी, इसलिए वो इस मौका को कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के लिए अपनी ताकत बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जब जीरो विंग के अरकान दूर एक जगह पर आराम कर रहे थे, शेडोलेस एम्पायर के अरकान, जो अब परगेटरी जाइंट से सिर्फ 500 गज दूर थे, उन्होंने भी देखा कि जीरो विंग के अरकान क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग काफी होशियार हैं। अगर उन्होंने बास को छीनने की हिम्मत की होती तो मैं इस बात को यकीनी बनाता कि उनकी अच्छी तरह पिटाई हो। एक लेवल 96 के डार्क बरसरिकर ने जीरो विंग के अरकान को बैठे और आराम करते देखकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे शक है कि ऐसा ही है।
मैं शर्त लगा सकती हूं कि वो हमें परगेटरी जाइंट की ताकत आजमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो बाद में आसानी से इस पर हमला कर सकें। नाइट रीडर ने सैफ अली और दीगर की तरफ देखते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक रोशन मुस्कुराहट फैल गई। अफसोस की बात है कि वो हमें बहुत कम तर समझ रहे हैं। शेडोलेस एम्पायर पूरी शेडो वर्ल्ड की हुक्मरान थी। इसकी सलाहियतें मैन कॉन्टिनेंट की मुख्तलिफ सुपर पावर्स के तसव्वुर से कहीं ज्यादा थीं। अगरचे शेडो वर्ल्ड सिर्फ एक ममलुकत के साइज की थी, लेकिन एक आला मयार की ओधर वर्ल्ड होने के नाते इसके पास ऐसे वसाइल थे जिनकी बहुत सी सुपर पावर्स ख्वाहिश रखती थी। ताहम शेडो वर्ल्ड पर कब्जा करने की सुपर पावर्स की मुताद्दिद कोशिशों के बावजूद शेडोलेस एम्पायर हमेशा फातेह बनकर उभरी थी। ठीक है, तवज्जो दें, बॉस ने हमें महसूस कर लिया है। सब तैयार हो जाएं। वॉस्टलॉक अचानक चलाया जब उसने परगेटरी जाइंट को आंखें खोलते देखा। परगेटरी जाइंट के जागने ने वहां घूमने वाले डेमन कुन सिपाहियों और गार्ड्स को फौरी तौर पर खौफजदा कर दिया। जिस लम्हे परगेटरी जाइंट ने अपनी आंखें खोलीं, वहां मौजूद हर शख्स ने एक हौलनाक हाला महसूस किया, यहां तक कि जीरो विंग के अरकान ने भी, जो कई हजार गज दूर बैठे थे। अपने हाले की बुनियाद पर परगेटरी जाइंट यकीनी तौर पर आम मीथक मोनस्टर्स से कहीं ज्यादा ताकतवर था। मजीद ये कि गार्डियन बास के जागने पर परगेटरी जाइंट के 500 गज के दायरे में जगह बदलने लगी और जमीन पर मौजूद कंकरियां टूटने लगीं। जागने के बाद परगेटरी जाइंट फौरी तौर पर शेडोलेस एम्पायर के अरकान की तरफ बढ़ा और अपने 6 नेज़े उनकी तरफ ताने। नेज़ों ने इस जगह को चीर दिया जहां से वो गुजरे। जैसे ही 6 नेज़े शेडोलेस एम्पायर के अरकान तक पहुंचने वाले थे, 6 ढाल बरदार डार्क नाइट्स आगे बढ़े और नेज़ों का मुकाबला किया। इन डार्क नाइट्स के जिस्मों से एक रोशन सिया रोशनी निकल रही थी, जबकि उनके माथे पर मौजूद सिया निशान हल्का सा सुर्ख चमक रहा था। बूम बूम बूम। पूरे तबाहाल कस्बे में धमाकों का एक सिलसिला गूंज उठा। परगेटरी जाइंट का नेज़ा लगने के बाद 6 डार्क नाइट्स में से हर एक अपने जिस्म को मुस्तहकम करने से पहले सिर्फ 3-4 कदम पीछे हटा। उन्होंने अपनी HP का सिर्फ 25% हिस्सा खोया, जो पीछे मौजूद हीलर्स की बदौलत तेजी से बहाल हो गया। जब परगेटरी जाइंट ने हमलों का दूसरा दौर शुरू किया, तो 6 डार्क नाइट्स अभी तक अपना तवाज़ुन बहाल नहीं कर पाए थे। ताहम इस वक्त शेडोलेस एम्पायर की टीम से 6 मजीद डार्क नाइट्स नमूदार हुए ताकि परगेटरी जाइंट के नेज़ों को रोक सकें। इस तरह MTs की 2 पार्टियों ने बारी बारी परगेटरी जाइंट के हमलों का सामना किया। उनका तालमील बेहतरीन था। उनकी बेहतरीन कारकर्दगी और वक्त की दुरुस्तगी की वजह से 12 MTs ने परगेटरी जाइंट को टीम के बाकी अरकान को कोई नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। शुरू करो, वॉस्टलॉक चलाया। वॉस्टलॉक का हुक्म सुनते ही पिछली लाइन पर मौजूद करिस्मी नसरज ने फौरी तौर पर डार्क डिवोर का जादू किया। अगले ही लम्हे परगेटरी जाइंट के पैरों के नीचे एक सिया गड़ा बन गया। सिया माय मुसलसल जाइंट पर चढ़ रहा था और उसे निगलने की धमकी दे रहा था। अगरचे इस जादू ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इसने रफ्तार को काफी हद तक कम कर दिया। इस सूरत-ए-हाल ने टीम पर दबाव को फौरी तौर पर कम कर दिया। इसके फौरन बाद शेडोलेस एम्पायर के अरकान ने दीवाना वार बास पर बमबारी शुरू कर दी। हमले की क़ियादत करते हुए नाइट रीडर ने अपनी सुर्ख कमान निकाली और परगेटरी जाइंट पर एक सुर्ख रोशनी का सतून दागा। 3-3-1-5-6-4। सिर्फ एक हमले से नाइट रीडर ने परगेटरी जाइंट के एक बाजू की हरकत को रोक दिया। इस वक्त वॉस्टलॉक भी परगेटरी जाइंट की पीठ तक पहुंच चुका था और उसने अपने 2 चमकते हुए सिया खंजर मीथक बास में घोंप दिए। जैसे ही दोनों खंजर परगेटरी जाइंट की जल्द से टकराए, 2 सिया शुआएं बास के पार हो गईं। हर शुआ ने 2 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। इन लोगों के बुनियादी औसाफ बहुत ज्यादा है। इनमें से हर एक ग्रेट लॉर्ड की तरह है। ये खास तौर पर इस असन और रेंजर के लिए सच है। वो दोनों बुनियादी औसाफ के लिहाज से इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड्स से गालिबन बेहतर हैं। मजीद ये कि ये लोग अपनी जंगी तकनीकों को अपनी महारतों और जादू के साथ बेहतरीन तरीके से जोड़ सकते हैं। यही वजह है कि वो परगेटरी जाइंट को गिराने में इतने पुरएतिमाद हैं। यान तियानशीन ने शेडोलेस एम्पायर के अरकान को लड़ते हुए देखकर तारीफ की। खेल के इस मरहले पर मैन कॉन्टिनेंट के माहिरीन की अक्सरियत अभी तक जंगी तकनीकों को महारतों और जादू के साथ जोड़ने के तजुर्बात कर रही थी। ताहम शेडोलेस एम्पायर के अरकान पहले ही ये कारनामा अंजाम दे चुके थे, जिससे उनकी टायर 2 महारतों और जादू में मियारी बेहतरी आई थी। सिर्फ 30 मिनट बाद परगेटरी जाइंट आखिरकार बिफर गया। जवाब में शेडोलेस एम्पायर के अरकान ने एक के बाद
एक अपनी बरसरक महारतों को फ़ाल करना शुरू कर दिया। जब वास्ट लॉक और नाइट रीडर ने अपनी बरसरक महारतों को फ़ाल किया तो टूफोल्ड बरसरक को फ़ाल किए बगैर ही उनके बुनियादी औसाफ मीथक मोनस्टर्स के मेयार तक पहुंच गए। नतीजे के तौर पर वो परगेटरी जाइंट के बिखरे हुए मरहले का मुकाबला करने में कामयाब रहे और आखिरकार मीथक बास को हलाक कर दिया। परगेटरी जाइंट की मौत के साथ ही कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की हिफाजत करने वाली जादुई रुकावट टूटने लगी। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की तरफ जाने वाले गार पर लगी महर भी हट गई। दरी असना गार से परे अब बर्फ से ढका हुआ जंगल देखा जा सकता था। परगेटरी जाइंट को मारने के बाद शेडोलेस एम्पायर के अरकान ने ज्यादा देर आराम नहीं किया। जैसे ही उन्होंने बास की लूट मार जमा की, वो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की तरफ चल पड़े। जाते हुए उन्होंने दूर मौजूद जीरो विंग के अरकान को खुशी भरे तासुरात के साथ देखा। हाय हा! जीरो विंग के अरकान हमें परगेटरी जाइंट को शिकस्त देते देखकर दंग रह गए होंगे। दो हाथों वाला कुल्हाड़ा उठाए हुए डार्क बरसरिकर ने कहा लगाया। अगरचे हमें इन्हें अपनी ताकत का फर्क दिखाने का मौका मिला, लेकिन अब वो बगैर किसी मेहनत के कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में दाखिल हो सकेंगे, नाइट रीडर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। उन्हें कुछ फायदा उठाने देने में कोई हर्ज नहीं है। जीरो विंग स्टार मून किंगडम का नंबर 1 गिल्ड है। उसका असर और रसूख मुतअद्दिद रियासतों और सल्तनतों तक फैला हुआ है। अगर हम मैन कॉन्टिनेंट में तेजी से कदम जमाना चाहते हैं तो हम जीरो विंग की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, वास्ट लॉक ने कहा। वास्ट लॉक की बात के बाद शेडोलेस एम्पायर के अरकान ने मजीद कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के अंदरूनी इलाके की तरफ सफर करने पर तवज्जो मरकूज की। शेडोलेस एम्पायर के अरकान के जंगल में दाखिल होने के तकरीबन 5 मिनट बाद अचानक पूरे जंगल में एक कान फाड़ देने वाली धाड़ गूंजी। ये कैसे मुमकिन है? नाइट रीडर के चेहरे पर एक संगीन तासुर उभरा जब मुकम्मल तौर पर मुसल्लाह ड्रैगनकुन का एक गिरोह अचानक सामने बर्फानी जंगल से नमूदार हुआ। ताहम जिस चीज ने इसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो इन ड्रैगनकुन की तादाद और ताकत थी। ड्रैगनकुन फाइटर लेवल 100 HP 63-000/63000000। ड्रैगनकुन कैप्टन लेवल 101 HP 135-00000/135-0000000। ड्रैगनकुन वॉरियर लेवल 101 HP 220-00000/220-0000000। उनकी टीम के सामने खड़े उनफेरियर ड्रैगन्स की तादाद 1000 से ज्यादा थी और यहां तक कि सबसे कमजोर ड्रैगनकुन फाइटर का हाला भी उन ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले डेमनकुन गार्ड्स से कम नहीं था जिनका उन्होंने पहले सामना किया था। जहां तक ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले ड्रैगनकुन वॉरियर्स का ताल्लुक है, उनके हाले परगेटरी जाइंट से थोड़े ही कमजोर थे, मजीद ये कि वो तादाद में 3 थे। दिफाई फॉर्मेशन वास्ट लॉक चलाया। ताहम जब तक वास्ट लॉक ने हुक्म दिया, ड्रैगनकुन फौज उन पर हमला कर चुकी थी। अगरचे शेडोलेस एम्पायर के अरकान लॉर्ड रैंक वाले ड्रैगनकुन फाइटर्स के खिलाफ बमुश्किल अपनी जगह बरकरार रख सके, लेकिन वो ड्रैगनकुन कैप्टन्स के खिलाफ शदीद नुकसान में थे, जो बुनियादी औसाफ और रद्द अमल की रफ्तार दोनों लिहाज से बरतर थे। जब एक डार्क नाइट बरवक्त अपना दिफा करने में नाकाम रहा और इसे ड्रैगनकुन कैप्टन की तलवार लगी, तो उसने फौरी तौर पर अपनी HP का 1/4 से ज्यादा हिस्सा खो दिया। जहां तक ड्रैगनकुन वॉरियर्स का ताल्लुक है, वास्ट लॉक और नाइट रीडर को सिर्फ एक को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल करना पड़ा। बाकी 2 ग्रेट लॉर्ड्स को रोकना उनके बस से बाहर था। पीछे हटो, गार की तरफ पीछे हटो, वास्ट लॉक चलाया जब उसने देखा कि 2 आजाद ड्रैगनकुन वॉरियर्स उसके साथियों का कत्ल आम कर रहे हैं। पीछे हटना अब उनका वाहिद ऑप्शन था, वरना पूरी टीम का सफाया नागुजीर था। जैसे ही शेडोलेस एम्पायर के अरकान मुसलसल पीछे हट रहे थे, आखिरकार उनका सामना जीरो विंग के अरकान से हुआ, जो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में दाखिल हो चुके थे। तुम लोग जल्दी करो और पीछे हटो। ये ड्रैगनकुन इस गार के लॉर्ड्स और ग्रेट लॉर्ड्स से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम उनके खिलाफ गए तो मारे जाओगे, वास्ट लॉक ने सैफ अली की तरफ देखते हुए खबरदार किया। ताहम जैसे ही डार्क इससन ने यह मशवरा दिया, शेडोलेस एम्पायर के अरकान का कत्ल आम करने वाले ड्रैगनकुन वॉरियर्स में से एक ने अपनी नज़र जीरो विंग की टीम की तरफ मोड़ी, जो इससे 100 गज से भी कम फासले पर थी। अपनी आंखें सुकेड़ते हुए वो फौरी तौर पर जीरो विंग की तरफ लपका। उनका काम तमाम हो गया,
नाइट रीडर हालात के इस अचानक मोड़ पर जीरो विंग के अरकान को हमदर्दी से देखने लगी। ड्रैगन कुन वॉरियर्स बहुत ज्यादा रद्द अमल की रफ्तार और जहानत के हामिल थे। ये ग्रेट लॉर्ड्स शेडोलेस एम्पायर के अरकान के लिए भी एक बड़ा खतरा थे, जीरो विंग के अरकान का तो जिक्र ही किया करना। ताहम जैसे ही ड्रैगन कुन वॉरियर जीरो विंग की टीम के सामने पहुंचा और अपनी तलवार नीचे चलाने ही वाला था, अचानक तलवार की एक रोशनी इससे टकराई। अचानक ड्रैगन कुन वॉरियर के मुंह से एक आवाज निकली और उसका 4 मीटर लंबा जिस्म गोली की तरह पीछे की तरफ उड़ा और करीब ही एक दरख्त से जोर से टकराया। इस टुकर से वो बड़ा दरख्त लरज उठा। चैप्टर 2319 टायर 3। गोया वक्त थम गया हो, पूरे कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में खामोशी छा गई। चाहे वो ड्रैगन कुन हो या शेडोलेस एम्पायर के अरकान, वो सब इस ड्रैगन कुन वॉरियर को देखकर दंग रह गए जो बड़े दरख्त के सामने ढेर हो चुका था। इस वक्त न सिर्फ ड्रैगन कुन वॉरियर शदीद जख्मी हालत में था, बल्कि इसके चांदी के बख्तर पर एक बड़ा किट भी पड़ा था। अगर कोई करीब से देखता तो वो इस किट के पार ड्रैगन कुन वॉरियर की सफेद टूटी हुई हड्डियां भी देख सकता था। अगर गार्ड्स डोमेन की सेटिंग ऐसी ना होती कि मखलूकात सिर्फ तब ही मरती हैं जब उनकी HP 0 हो जाए, तो इस एक वार ने बिलाशुबा ड्रैगन कुन वॉरियर की जान ले ली होती। इसके बावजूद इस हमले ने ड्रैगन कुन वॉरियर की HP का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। उसने क्या किया? नाइट रीडर अपनी हैरत पर काबू ना पा सकी जब उसने सैफ अली को देखा, वो शख्स जिसने ड्रैगन कुन वॉरियर पर हमला किया था। पहले जब उसने ड्रैगन कुन वॉरियर पर हमला करने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया था, तो वो उसे सिर्फ एक कदम पीछे हटाने में कामयाब हुई थी। दूसरी तरफ सैफ अली ने अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से ड्रैगन कुन वॉरियर को शदीद जख्मी कर दिया। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि क्या मैन गार्ड सिस्टम उसके साथ मजाक कर रहा है। आखिरकार वो इस वक्त लेवल 97 पर थी। वो एपिक इक्विपमेंट के 4 टुकड़ों और एक टॉप टायर एपिक हथियार से भी लैस थी। इसके अलावा इसके पास एक खास लीगेसी थी जिसने अंधेरे में लड़ते वक्त उसके बुनियादी औसाफ और जिस्मानी साख्त में नुमाया इजाफा कर दिया था। यहां तक कि सपर गिल्ड्स के आला माहिरीन भी बुनियादी औसाफ के मामले में गालिबन इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब ताहम सैफ अली, जो बहुत आम दिखाई दे रहे थे और जिनसे कोई हाला भी महसूस नहीं हो रहा था, दरहकीकत ताकत में इससे कई गन्ना आगे निकल गए थे। वो इस सूरत-ए-हाल को किसी भी तरह कबूल नहीं कर पा रही थी। वो गालिबन जीरो विंग के गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम है। अफवाहों के मुताबिक वो पहले ही लेवल 100 तक पहुंच चुके हैं। वास्ट लॉक ने सैफ अली की तरफ देखते हुए अंदाजा लगाया, जीरो विंग के बारे में इसकी राय एक दर्जा बढ़ गई। अगर वो लेवल 100 पर भी हैं, तो भी ये नामुमकिन है कि उनके पास ड्रैगन कुन वॉरियर को उड़ाने के लिए इतनी ताकत हो। हम ऐसा नहीं कर सकते, चाहे हम अपनी बरसरक महारतों को फ़ाल ही क्यों ना कर लें, नाइट रीडर ने कहा। अगरचे ड्रैगन कुन वॉरियर सिर्फ एक ग्रेट लॉर्ड था, लेकिन उसकी ताकत मीथक रैंक वाले परगिट्री जाइंट से थोड़ी ही कम थी। अगर वो बरसरक महारत को फ़ाल करते, तो वो ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन कुन वॉरियर के बराबर हो सकते थे। इसे 200 गज से ज्यादा दूर उड़ाने के लिए उन्हें कम अज कम मीथक मोनस्टर्स के मेयार की ताकत की जरूरत होती। यकीनन सिर्फ लेवल 100 तक पहुंचने से यह मुमकिन नहीं है। ताहम मुझे शुबा है कि वो पहले ही अपना टायर 3 प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल कर चुके हैं, वास्ट लॉक ने हतमी लहजे में कहा। टायर 3? ये कैसे मुमकिन है? नाइट रीडर वास्ट लॉक की कयास आराई पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। पहले उसने सैफ अली के लेवल 100 तक पहुंचने की अफवाह को एक मुबालगा आराई समझा था। शेडो वर्ल्ड में मैन कॉन्टिनेंट के मुकाबले में लीविलिंग के वसाइल बहुत ज्यादा थे, फिर भी वो, जो शेडोलेस एम्पायर के टॉप प्लेयर्स थे, सिर्फ लेवल 97 तक पहुंच पाए थे। अब ताहम वास्ट लॉक उसे बता रहा था कि सैफ अली न सिर्फ लेवल 100 तक पहुंच चुके हैं, बल्कि अपना टायर 3 प्रमोशन क्वेस्ट भी मुकम्मल कर चुके हैं। ये नाकाबिल यकीन था। हर अगले टायर के साथ प्रमोशन क्वेस्ट की मुश्किल बढ़ जाती थी। टायर 3 प्रमोशन क्वेस्ट की मुश्किल खास तौर पर ज्यादा थी। टायर 3 प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने के लिए खिलाड़ियों को न सिर्फ काफी ज्यादा लेवल का होना पड़ता था, बल्कि तैयारियों में बहुत ज्यादा वक्त भी लगाना पड़ता था। खुद नाइट रीडर के लिए अगर उसने तमाम तैयारियां कर भी ली होती, तब भी इसे अपना टायर 3 प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने का यकीन नहीं होता। आखिरकार उनके पाए के माहिरीन अपने टायर 3 प्रमोशन क्वेस्ट में मामूली नतीजे पर राजी नहीं हो सकते थे। कहने की जरूरत नहीं कि सैफ अली जैसा शख्स भी इस पर राजी नहीं होता। जब नाइट रीडर और वास्ट लॉक सैफ अली के बारे में बात कर रहे थे,
شدید زخمی ڈریگن کن واریر اچانک کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک کان پھاڑ دینے والی دھاڑ ماری جو پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ مزید یہ کہ ڈریگن کن واریر صرف ایک دھاڑ پر نہیں رکا، اس کے بجائے وہ بار بار دھاڑتا رہا۔ کیا اس کے سر پر بہت زور سے چوٹ لگی ہے؟ نائٹ ریڈر کو ڈریگن کن واریر کا مسلسل دھاڑنا عجیب لگا۔ مزید یہ کہ صرف زخمی ڈریگن کن واریر ہی عجیب سلوک نہیں کر رہا تھا، فوج کا ہر دوسرا ڈریگن کن بھی دھاڑنے لگا تھا۔ نہیں، واسٹ لاک کا رنگ سیاہ پڑ گیا جب اسے حقیقت کا احساس ہوا۔ وہ کمک بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی واسٹ لاک نے بات ختم کی، جنگل کی گہرائیوں سے ایک ہولناک دھاڑ آئی، جس کے بعد دور جنگل میں ایک ہلچل مچ گئی اور بہت جلد ڈریگن کن کا ایک بڑا غول وہاں سے نکلا۔ نئے آنے والے ڈریگن کن کی تعداد 3000 سے زیادہ تھی، جن میں 5 ڈریگن کن واریئرز بھی شامل تھے۔ بھاگو، واسٹ لاک چلایا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ واسٹ لاک کے حکم پر شیڈولیس ایمپائر کے ارکان نے فوری طور پر اپنا کام چھوڑ دیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس غار کی طرف بھاگے جہاں سے وہ آئے تھے۔ تاہم شیڈولیس ایمپائر کے ارکان کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھنے کے باوجود سیف علی اور دیگر اب بھی اپنی جگہ پر قائم رہے۔ تم لوگ ابھی تک کیوں نہیں بھاگ رہے؟ نائٹ ریڈر نے سیف علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم انہیں روکیں گے، اس لیے اب لوگوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب سب کے لیے یہاں آنا ابھی بہت جلد ہے، سیف علی نے زیرو ونگ کے ارکان کے ساتھ ڈریگن کن فوج کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ چونکہ واسٹ لاک نے پہلے اسے خیر سگالی کے طور پر خبردار کیا تھا، اس لیے سیف علی کو اب شیڈولیس ایمپائر کی مدد کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تم پاگل ہو؟ جو چاہو کرو، نائٹ ریڈر نے زیرو ونگ کو ڈریگن کن فوج کی طرف بڑھتے دیکھ کر غصے سے کہا۔ پھر اس نے اپنا سر موڑا اور وہاں سے چلی گئی۔ سیف علی ٹائر 3 تک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن وہ صرف ایک شخص تھے۔ وہ اکیلے کئی ہزار ڈریگن کن کو روکنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ذکر نہ کریں کہ اب 5 مزید ڈریگن کن واریئرز لڑائی میں شامل ہو گئے تھے۔ اگرچہ وہ ان گریٹ لارڈز کو دبا سکتے تھے، لیکن کیا وہ ان تمام 8 کو دبا سکتے تھے؟ تاہم اس سے پہلے کہ نائٹ ریڈر اپنی پچھلی پوزیشن سے 100 گز دور جاتی، اس نے زیرو ونگ کی ٹیم کو ڈریگن کن فوج سے ٹکراتے ہوئے دیکھا۔ جب دونوں فریق آمنے سامنے آئے تو سیف علی نے وائڈ سلیش کا استعمال کرتے ہوئے جنگ کا آغاز کیا، اپنی مہارت سے پیدا ہونے والے 6 واروں کا استعمال کرتے ہوئے 6 ڈریگن کن واریئرز کو پیچھے اڑا دیا اور انہیں اپنے پیچھے موجود ڈریگن کن سے ٹکرا دیا۔ جہاں تک باقی 2 ڈریگن کن واریئرز کا تعلق ہے، کولا نے ایک کو روکا جبکہ ٹرٹل ڈو نے دوسرے کو روکا۔ کولا کی طاقت ڈریگن کن واریئر کے برابر نہیں تھی، لیکن فریگومنیٹڈ لیجنڈری رینک والے ٹائٹن گارڈ اور اپنی ڈریگن سل لیگیسی کے ساتھ اس نے ڈریگن کن واریئر کے تمام حملوں کو بغیر کسی ناکامی کے ناکام بنا دیا۔ جہاں تک ٹرٹل ڈو کا تعلق ہے، اگرچہ وہ دفاع اور طاقت کے لحاظ سے کولا سے کمتر تھی، لیکن یان تیان شینگ سائڈ سے اس کی مدد کر رہے تھے۔ یان تیان شینگ نے ڈریگن کن واریئر کے حملوں کو اس طرح متاثر کیا کہ وہ سب ٹرٹل ڈو کی ڈھال پر لگے اور کہیں اور نہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد کہ تمام 8 ڈریگن کن واریئرز کو روک دیا گیا ہے، ایلورنگ سمر، طارق محمود، جنت اور دیگر جادوئی کلاس کے کھلاڑیوں نے قریب آنے والے ڈریگن کن کیپٹنز اور ڈریگن کن فائٹرز پر بمباری شروع کر دی۔ ایک موبائل برج کی طرح جنت نے ہائی لارڈ رینک والے ڈریگن کن کیپٹنز کو بھی اپنے جادو سے اڑا دیا۔ صرف ایک ایوئی جادو کے ساتھ اس نے ڈریگن کن فوج کے درمیان ایک بڑا راستہ بنا دیا، یہاں تک کہ ڈریگن کن واریئرز بھی اس کے حملوں سے لڑکھڑا گئے۔ شدید عددی کمی کے باوجود زیرو ونگ کی 100 رکنی ٹیم نے بغیر کسی جانی نقصان کے ڈریگن کن فوج کا مقابلہ کیا اور ڈریگن کن فوج کو مکمل طور پر دباتے ہوئے کولڈ اسپرنگ فارسٹ کی گہرائیوں میں قدم بڑھائے۔ زیرو ونگ کی بمباری کے تحت ڈریگن کن فائٹرز اور ڈریگن کن کیپٹنز ایک کے بعد ایک تیزی سے مرنے لگے۔ لعنت ہے! کیا یہ انسان بھی ہیں؟ کلہاڑی اٹھائے ہوئے ایک ڈارک برسرکر جو پہلے ہی غار میں واپس پہنچ چکا تھا، ڈریگن کن فوج کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر چلایا۔ اسے صرف ایک ڈریگن کن کیپٹن سے نمٹنے میں مشکل پیش آئی تھی، پھر بھی زیرو ونگ کے ارکان ہائی لارڈز کے ساتھ ایسے کھیل رہے تھے جیسے وہ بچے ہوں۔ جنت، ایلورنگ سمر اور طارق محمود نے خاص طور پر اپنے حملوں سے کئی درجن ڈریگن کن کیپٹنز کو تباہ کر دیا تھا، جس سے ہائی لارڈز زیرو ونگ کی پچھلی لائن تک نہیں پہنچ سکے۔ سیف علی تو اس سے بھی زیادہ خوفناک تھے، جنہوں نے اکیلے ہی 6 ڈریگن کن واریئرز کو دبا رکھا تھا۔ اس تلوار باز کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، 6 ڈریگن کن واریئرز ان کے 5 گز کے اندر بھی نہیں آ سکے۔ ان کی HP بھی تیزی سے گر گئی۔ صرف ایک مختصر لمحے کے بعد
6 ड्रैगन कुन वॉरियर्स अपनी HP का 10वां हिस्सा खो चुके थे। इस रफ्तार से इन तमाम 6 की मौत बस वक्त की बात थी। जीरो विंग इतना ताकतवर कैसे है? जीरो विंग की टीम के बर्फ से ढके जंगल में गायब होने के बाद नाइट रीडर काफी देर तक दंग रह गई। जब इसे याद आया कि उन्होंने परगिट्री जायंट को शिकस्त देकर जीरो विंग पर अपनी बर्तरी साबित करने का सोचा था, तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। सैफ अली की कारकर्दगी ने खास तौर पर उसे हैरान कर दिया था। उनका हर अमल उसके इदराक से बाहर था। अगर उन्होंने इस वक्त परगेटरी जायंट के लिए मुकाबला करने का फैसला किया होता तो नताइज भयानक होते। गालिबन वो अकेले ही उनकी पूरी 200 रुकनी टीम को नीस्तो नाबूद कर सकते थे। चलो अब वापस चलते हैं। जीरो विंग हमारी इब्तिदाई सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। आला हुक्काम को स्टार मून किंगडम के बारे में हमारे नुक्ता नज़र को तब्दील करने की जरूरत होगी, वॉस्टलॉक ने मामले पर गौर करने के बाद कहा। सैफ अली की ताकत वाकई बहुत खौफनाक थी। वो अब ऐसी हस्ती नहीं थे जिसका टायर 2 खिलाड़ी मुकाबला करने की उम्मीद कर सकें। मजीद ये कि जीरो विंग के दीगर अरकान भी काफी ताकत के हामिल थे। गिल्ड के आम बड़ी ताकतों से कहीं ज्यादा मजबूत होने की वजह से शेडोलेस एम्पायर को अब से स्टार मून किंगडम में एहतियात से चलना होगा। ये कहने के बाद वॉस्टलॉक मुड़ा और सबको कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट छोड़ने के लिए तैयार होने को कहा। जहां तक नाइट रीडर का ताल्लुक है, वो गैर इरादी तौर पर आखिरी बार इस समत मुड़ी जहां सैफ अली गायब हुए थे। तो क्या हुआ अगर आप टायर 3 है? बस इंतजार करें, मैं जल्द ही आपके बराबर पहुंच जाऊंगी। उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी ताकतवर हूं। मैं आपको मुझे कमतर समझने पर पछतावे पर मजबूर कर दूंगी। जब नाइट रीडर ने इन अल्फाज के बारे में सोचा जो सैफ अली ने इससे पहले कहे थे, तो उसने गुस्से और मायूसी में अपने दांत पैसे। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके साथ किसी बेवकूफ जैसा सलूक किया गया हो। इसके फौरन बाद वो मुड़ी और कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट से चली गई। चैप्टर 2320 लेवल 100 की दरियाफ्त। जीरो विंग के अरकान आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की गहराइयों में बढ़ते गए। चूंकि इस नक्शे को पहले कभी खिलाड़ियों ने दरियाफ्त नहीं किया था, इसलिए सफर के दौरान ड्रैगन कुन की तादाद बढ़ती रही। खुशकिस्मती से ड्रैगन कुन वॉरियर्स की तादाद में इजाफा नहीं हुआ, इसलिए दुश्मनों की बढ़ती हुई तादाद ने टीम पर मनफी असर नहीं डाला। इसने टीम को सिर्फ मजीद EXP फराहम की। लेवल 100 के मोनस्टर्स से मिलने वाली EXP लेवल 99 के मोनस्टर्स से कहीं ज्यादा थी। अगरचे सैफ अली पहले जीरो विंग की मैन फोर्स को लेवल 100 के ममुआ इलाके में ग्राइंडिंग के लिए लाए थे, लेकिन इस वक्त सबका लेवल बहुत कम था। चूंकि उन्हें ज्यादातर लड़ाई के लिए टायर 3 डैमनस पर इन्हिसार करना पड़ा था, इसलिए उनकी ग्राइंडिंग की कारकर्दगी काफी कम थी। अब जबकि टीम में हर एक के पास लेवल 100 के लॉर्ड्स के खिलाफ लड़ने की जंगी ताकत थी, उन्होंने लेवल 100 प्लस ड्रैगन कुन का काम तमाम कर दिया। नतीजे के तौर पर हर एक का तजुर्बा बार बहुत तेज रफ्तारी से बढ़ने लगा। सिर्फ 6 घंटे की ग्राइंडिंग के बाद टीम में हर एक का लेवल 1 दर्जा बढ़ चुका था। अब जीरो विंग की मैन फोर्स में सबसे कम लेवल वाला खिलाड़ी भी लेवल 98 पर था, जबकि गिल्ड के टॉप माहिरीन जैसे यान तियानशीन लेवल 99 तक पहुंच चुके थे। जहां तक सैफ अली का ताल्लुक है, उन्होंने भी अपना आखिरी फीसद हासिल कर लिया था और लेवल 101 तक पहुंच गए थे। ताहम टीम की लीवलिंग की रफ्तार के बरक्स ड्रैगन कुन की लूटमार ने सबको बेजबान कर दिया। यहां तक कि हाई लॉर्ड रैंक वाले ड्रैगन कुन कैप्टन से मिलने वाला बेहतरीन सामान भी लेवल 100 का मिस्टरेस आयरन रैंक था। मजीद ये कि ये इन ड्रैगन कुन कैप्टन्स की पहली हलाकत से हासिल हुआ था, वरना वो जो हथियार और सामान गिराते वो सिर्फ ब्रोंज रैंक का होता। ड्रैगन कुन कैप्टन्स की लूटमार का मैयार लेवल 99 के हाई लॉर्ड्स से कहीं कमतर था। ताहम सैफ अली को इस सूरत हाल पर हैरत नहीं हुई। लेवल 100 तक पहुंचने के बाद आम माहिरीन सिर्फ लेवल 100 के मिस्ट्रेस आयरन इक्विपमेंट से खुद को लेस कर सकेंगे। अगर वो मोनस्टर्स को मारकर लेवल 100 का सीक्रेट सिल्वर इक्विपमेंट हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें एक काफी मजबूत टीम के ताउन की जरूरत होगी। जहां तक मोनस्टर्स से लेवल 100 का फाइन गोल्ड हथियार और सामान हासिल करने का ताल्लुक है, ये उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। सिर्फ टायर 3 माहिरीन ही लेवल 100 के फाइन गोल्ड हथियारों और सामान के लिए ग्राइंडिंग करने की सलाहियत रखते होंगे। जहां तक डार्क गोल्ड हथियारों और सामान का ताल्लुक है, खिलाड़ियों को बेहतरीन ताकत और किस्मत दोनों की जरूरत होगी। यही वजह थी कि फ्रंट लाइन प्लेयर्स के लेवल 100 तक पहुंचने के बाद
गार्ड्स डोमेन की मुख्तलिफ ताकतें टायर 3 माहिरीन और मास्टर लाइफ स्टाइल प्लेयर्स में दीवानावार सरमायाकारी शुरू कर देंगी। लेवल 100 के बाद मिकदार की कोई अहमियत नहीं रहती थी। इसके बजाय जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती थी वो मेयार था। कोई कह सकता है कि टायर 3 माहिरीन और मास्टर लाइफ स्टाइल प्लेयर्स मुख्तलिफ ताकतों की असल बुनियाद थे। टायर 3 माहिरीन और मास्टर लाइफ स्टाइल प्लेयर्स के बगैर लेवल 100 प्लस हथियार और फाइन गोल्ड रैंक इससे बेहतर सामान तक रसाई नामुमकिन होगी। दरीं असना, अगर किसी गिल्ड के पास टॉप टायर लेवल 100 के हथियार और सामान नहीं होंगे तो वो तरक्की कैसे करेगा? लेवल 100 प्लस मोनेस्टर्स आसान हरीफ नहीं थे, खास तौर पर जब खिलाड़ी लेवल 105 तक पहुंच जाते। लेवल 105 तक पहुंचने से पहले खिलाड़ी अब भी इन डार्क गोल्ड हथियारों और सामान पर इन्हिसार कर सकते थे जो लेवल 100 से नीचे थे, ताकि वो उन मोनेस्टर्स और बासिस से लड़ सकें जो लेवल 105 से नीचे थे। ताहम लेवल 105 पर यह अब मुमकिन नहीं रहेगा। लेवल 100 के बाद मोनेस्टर्स की ताकत में हर 5 लेवल के बाद नुमायां बेहतरी आएगी। मुतालिका लेवल के टॉप टायर हथियारों और सामान के बगैर टायर 2 खिलाड़ी इसी लेवल के मोनेस्टर्स और बासिस का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, सिर्फ टायर 3 खिलाड़ी ही ऐसा कर सकेंगे। ताहम लेवल 100 तक पहुंचते ही टायर 3 में तरक्की पाने वाले खिलाड़ी इंतहाई नायाब थे। मजीद ये कि अगरचे टायर 2 खिलाड़ियों के लिए टायर 3 प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करना आसान हो सकता है जैसे जैसे उनका लेवल बढ़ता है, लेकिन उन्हें कामयाब होने के लिए अब भी टॉप टायर हथियारों और सामान की मदद की जरूरत होगी। गिल्ड लीडर, मुझे एक चर्मी कागज मिला है जिसकी तशखीस नहीं की जा सकती, कालू भाई ने एक ड्रैगन कुन वॉरियर से गिरे हुए चर्मी कागज को उठाने के बाद जोश से कहा। फिर उन्होंने इसे सैफ अली के हवाले कर दिया। वो उम्मीद से भरे हुए थे। उनकी तशखीस पहले ही एडवांस्ड मेयार तक पहुंच चुकी थी और मास्टर मेयार से सिर्फ एक कदम दूर थी। ऐसी चीज जिसकी वो तशखीस नहीं कर सकते थे वो यकीनी तौर पर आम नहीं थी। एक चर्मी कागज। सैफ अली ने चर्मी कागज की तशखीस के लिए ओमनिशेंट आइज का इस्तेमाल करने के बाद वो हैरत और खुशी से भर गए। बुरा नहीं, ये एक मैजिक ट्रैप डिजाइन है। एक ट्रैप डिजाइन। ताहम कालू भाई सैफ अली की बात सुनकर मायूस हो गए। कितनी बदकिस्मती है, मैंने सोचा था कि हमें किसी हथियार सामान का डिजाइन मिला है। गार्ड्स डोमेन में ट्रैप्स आम थे। कुछ खिलाड़ी फील्ड बॉसेस से निपटने के लिए ट्रैप्स का इस्तेमाल भी करते थे। ताहम जादुई सफ़ों के मुकाबले में ट्रैप्स बहुत कम तर थे। कुछ ट्रैप्स तो ग्रेट लॉर्ड रैंक इससे ऊपर के मोनेस्टर्स के खिलाफ गैर मुअस्सर थे। ताहम टायर 2 खिलाड़ी लॉर्ड रैंक के मोनेस्टर्स से आसानी से निपट सकते थे। लॉर्ड से निपटने के लिए ट्रैप्स लगाना वक्त और मवाद का ज़िया होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल सबको इस पर नज़र रखने को कही। अगर मजीद मिलें तो मेरे पास लाएं। इसके अलावा मिल्लकोलुक की तरफ से इस ट्रैप को बनाने के लिए ज़रूरी मवाद तैयार करवाएं। जितने ज़्यादा हो सके तैयार करें। गालिबन गार्ड्स डोमेन के हर खिलाड़ी ने कभी ना कभी ट्रैप्स के हाथों नुकसान उठाया था। दरहकीकत बहुत से माहिरीन ट्रैप्स के जरिए मारे गए थे। ताहम चूंकि खिलाड़ी मोनेस्टर्स के खिलाफ ट्रैप्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए ट्रैप्स खिलाड़ियों में ज़्यादा मकबूलियत हासिल ना कर सके। ताहम गार्ड्स डोमेन में खंडरात की तलाश के दौरान ट्रैप्स का मलना तकरीबन यकीनी था, तो वो बेकार कैसे हो सकते थे? ट्रैप्स के बेकार होने के बारे में सबकी गलत फहमी की वजह सिर्फ ये थी कि मौजूदा खिलाड़ी सिर्फ बेसिक ट्रैप्स इस्तेमाल करने और बनाने तक महदूद थे। बेसिक ट्रैप्स के लिए मवाद और तैयारी का तरीका आम और सादा था, इसलिए ये फितरी था कि मोनेस्टर्स के खिलाफ उनका असर बहुत कम था। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि खिलाड़ी अभी सिर्फ बेसिक ट्रैप्स बनाने के काबिल क्यों थे, इसकी वजह यह थी कि मैन गार्ड सिस्टम का इरादा था कि खिलाड़ी लेवल 100 तक पहुंचने से पहले आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप्स के बारे में सीखें और उनके आदी हो जाएं। ताहम लेवल 100 तक पहुंचने के बाद मैन गार्ड सिस्टम खिलाड़ियों पर से तमाम पाबंदियां हटा देगा। कुदरती तौर पर इसमें ट्रैप्स की हद भी शामिल थी और खिलाड़ी इंटरमीडिएट ट्रैप्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। इंटरमीडिएट ट्रैप्स में न सिर्फ बहुत नायाब मवाद इस्तेमाल होगा, बल्कि उनकी तैयारी की मुश्किल भी नुमायां तौर पर बढ़ जाएगी। बदले में ताहम मोनेस्टर्स के खिलाफ उनकी तासीर में काफ़ी बेहतरी आएगी। लेवल 100 के लॉर्ड्स से निपटना तो दूर की बात, इंटरमीडिएट ट्रैप्स लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकते थे और उन्हें थोड़ी देर के लिए शदीद जख्मी हालत में रख सकते थे।
मजीद ये कि ट्रैप्स कीमती जादुई सफ़ों के मुकाबले में आम आवाम के लिए ज़्यादा मौजू थे क्योंकि उनकी तैयारी पर लागत बहुत कम आती थी। सैफ अली की पिछली जिंदगी के दौरान बहुत से टायर 2 माहिरीन ने आला दर्जे के बासिस के शिकार और मोनस्टर्स की ग्राइंडिंग के लिए इंटरमीडिएट ट्रैप्स पर इन्हिसार किया था। अगर ये ट्रैप्स न होते तो टायर 2 खिलाड़ियों की अक्सरियत लेवल 100 प्लस न्यूट्रल मैप्स में बिल्कुल जिंदा न रह पाती। दरी असना ड्रैगन कुन वॉरियर से मिलने वाला डिज़ाइन काउंटर करंट सोम्प के लिए था, जो एक मैजिक ट्रैप था और लेवल 120 से नीचे के मोनस्टर्स के खिलाफ मुअस्सर था। जब ये फ़ाल होता तो ये न सिर्फ मोनस्टर्स को थोड़ी देर के लिए साकिन कर देता बल्कि फंसे हुए मोनस्टर्स के रद्द अमल की रफ्तार और बुनियादी औसाफ को भी 15% तक कम कर देता। यकीनन मोनस्टर जितना ताकतवर होता, ट्रैप उसके खिलाफ इतना ही कम मुअस्सर होता। इसके बावजूद काउंटर करंट सोम्प लेवल 120 से नीचे के ग्रेट लॉर्ड्स के खिलाफ बहुत मुफीद था। लेवल 100 के बाद ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले मोनस्टर्स को भी बास समझा जाता था। आम टायर 3 माहिरीन को भागना पड़ता अगर उनका सामना इसी लेवल के ग्रेट लॉर्ड से होता, बास को अकेले मारना नामुमकिन होता। ताहम मैजिक ट्रैप के साथ यहां तक कि टायर 2 खिलाड़ी भी लेवल 100 के ग्रेट लॉर्ड्स को मार सकते थे, बशर्ते कि उनके पास काफी बड़ी टीम हो। ठीक है, मैं दूसरों को इसके बारे में मतला कर दूंगा, कालू भाई ने सर हिलाते हुए कहा। इसके बावजूद उन्हें अब भी मैजिक ट्रैप में खास दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार उन्हें यकीन नहीं था कि काउंटर करंट सोम्प के असरात जादुई सफ का मुकाबला कर सकते हैं। इसके बाद सैफ अली ने अपनी टीम से इन ड्रैगन कुन फौजों का कत्ल आम करवाया जिनका उनसे सामना हुआ। उन्होंने कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के मरकजी इलाके की तरफ जल्दी नहीं की। एक दिन की मुसलसल ग्राइंडिंग के बाद सैफ अली ने मजीद 4 ट्रैप डिज़ाइन हासिल किए। 2 काउंटर करंट सोम्प के लिए थे, जबकि बाकी 2 बर्निंग फायर नामी फिजिकल ट्रैप के लिए थे। फिजिकल ट्रैप्स में मैजिक ट्रैप्स के मुकाबले में बहुत सी खामियां थीं। मिसाल के तौर पर वो उड़ने वाले मोनस्टर्स के खिलाफ बिल्कुल बेकार थे। ताहम फिजिकल ट्रैप्स के बहुत वाज़े फ़वाइद भी थे। मिसाल के तौर पर उन्हें मोनस्टर्स के एक गिरोह को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मजीद ये कि वो मुसलसल बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे जब तक कि कोई मोनस्टर उनके अंदर फंसा रहे। अगर मैजिक ट्रैप्स और फिजिकल ट्रैप्स को सही तरीके से जोड़ा जाए तो टायर 2 खिलाड़ी भी लेवल 100 प्लस न्यूट्रल मैप्स में मुनाफा बख्श जिंदगी गुजार सकते थे। वो सिर्फ तहखानों पर हमले के मामले में टायर 3 खिलाड़ियों से कमतर होंगे। दरी असना टीम के एक और लेवल 102 के ड्रैगन कुन वॉरियर को मारने के बाद बहुत से अरकान के जिस्मों पर एक जामनी रंग की चमक छा गई क्योंकि ये लोग लेवल 100 तक पहुंच गए थे। वो गैर मरी जंजीरें जो पहले इन खिलाड़ियों को जकड़े हुए थीं, वो भी टूट गईं। आज के चैप्टर्स यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। नए और जबरदस्त चैप्टर्स के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।